हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग इस लेक्चर में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसको आज हम लोग वन शॉट में कवर करने वाले हैं। लंबा चैप्टर है, आप लोगों को पता है, और इसको शॉर्ट करने के लिए, इसको कम समय में कंप्लीट करने के लिए व्हाट आई हैव डन कि आज मैं आप लोगों के लिए पहले से चीज़ों को लिख के लाया हूँ। और इंपॉर्टेंटली मैं जिस तरह से लिख के लाया हूँ, इट इज़ इन द वे ऑफ फ्लो चार्ट्स, और वो फ्लो चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। बहुत जगह मैंने क्वेश्चंस मार्क कर दिए हैं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा यू विल सी कि वहाँ क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं और उसके नीचे उनके आंसर्स भी हैं कि आपको उसमें क्या क्या लिखना है। कहीं कहीं जगह तो मैंने आपको पूरा आंसर लिख के दे दिया है कि आप यही लिख के आइएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा, बिकॉज मैं जब लिखता हूँ तो उससे टाइम भी जाता है। आप लोगों को कहानी ऑलरेडी पता है, कहानी मैं आपको फिर से सुनाऊंगा और वो चीज़ें आपको मेरे नोट्स में, मेरी हैंड राइटिंग में लिखे हुए मिलेंगे। इट इज़ नॉट प्रिंटेड, सबसे पहली बात है, प्रिंटेड नहीं है, पीपीटी बेस्ड जो होती है वो नहीं है, मेरे हाथ से बनाए हुए फ्लो चार्ट्स हैं, मैंने उसको यहाँ पर पूरा बनाया है। तो आप इसका पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करिएगा, और डाउनलोड करने के बाद वो आपका पीडीएफ एज नोट्स काम करेगा। आप लोग एक नोट्स मांग रहे थे, सर इसके नोट्स हो तो दे दीजिए हैंड रिटन, तो मैंने आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ प्रिपेयर कर दिए हैं। एग्जैक्टली आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके व्हेन यू विल गो थ्रू द स्लाइड्स अपने फोन में या जहां भी आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, कहानी पूरी एकदम क्लियर हो जाएगी, ऐसे लिखी हुई है सपाट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम, फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी को क्लास 9th में पढ़ चुके थे। हालांकि मैंने आपको क्लास 10th का जब पहला लेक्चर दिया था तो मैंने आपको एक लेक्चर फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे ही दिया था। इफ़ यू रिमेंबर माय फर्स्ट लेक्चर, वो सिर्फ इसलिए दिया था ताकि आप लोगों को फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी याद आ जाए। तो 1789 में यू सॉ कि फ्रांस जो है वो मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, यानी जो मोनार्की होती है अब वो कॉन्स्टिट्यूशनली वहाँ पर आ जाती है। और फिर उसके बाद ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द पीपल एंड द कंटिन्यूअस स्ट्रगल, फ्रांस जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से इट चेंजेस इनटू अ रिपब्लिक, यानी फ्रांस में इलेक्शंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, जनरल स्टेट जनरल की मीटिंग के लिए इलेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब चेंजेस फ्रांस में हो रहे थे। तो पहला यहाँ पर सवाल जो आपसे क्लास 10th में पूछेगा वो ये पूछ सकता है कि व्हाट वेयर द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग पीपल। क्योंकि अब सवाल ये है कि कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों के अंदर किस तरह से आई, या क्या क्या स्टेप्स या क्या क्या मेजर्स लिए गए थे जिसकी वजह से कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है लोगों के अंदर देखने को मिली। यानी फ्रांस में अभी तक मोनार्की थी, कुछ लोग मोनार्की को मान रहे थे, कुछ लोग उसके अगेंस्ट थे, लेकिन जब ये रिपब्लिक हो गया तो उसके बाद ऐसे क्या क्या चेंजेस आए फ्रांस के अंदर, वो आप लोगों को यहाँ पहला सवाल होगा, ठीक है। तो चलिए बताइए, इसका आंसर देखना है। दिस इज पार्ट 1 ऑफ एनसीईआरटी जो हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 का पार्ट 1। ये उसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ये मैंने आपको डायग्राम जब मैं पूरा लेक्चर ले रहा था तो मैंने बनाया था, यही है, आपको यही लिख के आना है। व्हाट वेयर द स्टेप्स एंड मेजर्स, यही पूछा गया है। व्हाट आर द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड, ये मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस है। पहला पॉइंट, फर्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ला पात्रे, दैट इज द फादरलैंड, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ले सिटोयन, दैट इज सिटीजन्स। इससे हुआ क्या, दिस इंट्रोड्यूस्ड इक्वालिटी अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज। कम्युनिटीज के बीच में यूनिटी आ गई, दैट इज व्हाट इट इज सेड हियर। कम्युनिटीज के बीच में यूनिटी आ गई एंड एवरीवन गॉट द इक्वल राइट्स, क्योंकि जो अभी तक नहीं थे, मोनार्क वाज सुपीरियर अभी तक फ्रांस में, लेकिन अब मोनार्क जो है वो भी बराबर हो गया था। इनफैक्ट मोनार्क की पोजीशन आफ्टर सम टाइम वो भी खत्म कर दी गई थी और वहां रिपब्लिक आ चुका था। तो सोसाइटी में इक्वालिटी ये आ गई थी। फर्स्ट चेंज जो हुआ, द फर्स्ट मेजर दैट वाज टेकन वाज इंट्रोड्यूसिंग ला पात्रे एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ले सिटिजन। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप जो लिया गया था दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू ट्राई कलर फ्लैग। एक नया फ्लैग इंट्रोड्यूस कर दिया गया फ्रांस के लिए। इससे क्या होता है, एक फ्लैग है, अब आपको पता है कि अगर इंडिया का फ्लैग दिखाया जाएगा सो यू विल से कि हाँ ये हमारे देश का फ्लैग है, मतलब पीपल ऑफ द एंटायर कंट्री इंडिया के, दे कैन प्राउडली से कि आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कंट्री। दैट क्रिएट्स यूनिटी। दिस वाज द मेजर दैट वाज टेकन ताकि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लोगों के अंदर आ पाए। नंबर 2। नंबर 3, उन्होंने कहा कि एक लैंग्वेज भी होनी चाहिए कॉमन, दैट इज फ्रेंच लैंग्वेज। इसको बोलने के लिए यहां पर कहा गया कि इसको आप बोलिए। फ्रेंच लैंग्वेज वाज प्रमोटेड एंड रीजनल डायलेक्ट्स, जो रीजनल लैंग्वेजेस थी उसको बोलने से रोका गया। इट वाज, उसको मना किया जाता था कि ये आपको नहीं बोलना है,
ठीक है, और फ्रांस की लैंग्वेज को जो फ्रेंच थी उसको प्रमोट किया गया। इससे भी सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, यूनिटी बढ़ती चली गई। नंबर 3। नंबर 4 वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल एंथम। अब देखिए ये सब चीजें आपको पता है, आपकी कंट्री के अंदर भी यही है, हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज, हम हिंदी से जाने जाते हैं, नेशनल एंथम हमारा जनगणमन है। ऑल दीज थिंग्स क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। यही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे कौन से मेजर्स और ऐसे कौन से प्रैक्टिसेस करे गए जो क्रिएट कर गए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल। तो यही वो सारे स्टेप्स हैं। 4th पॉइंट क्लियर हो गया। 5th पॉइंट मैंने आपको बताया, जनरल स्टेट जनरल की मीटिंग के लिए इलेक्शंस होने लग गए थे। पॉइंट नंबर 5 विच क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। पॉइंट नंबर 6 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहां पर स्टैब्लिश किया गया कि अब पूरा फ्रांस एक सेंट्रली एडमिनिस्टर किया जाएगा। नया सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लेके आया गया, यूनिफॉर्म तरीका हो गया कि अगर भैया 1 किलो का बाट ये है तो 1 किलो ये हो गया। मतलब यूनिफॉर्म मेजर, कोई चीज को नापने का, उसको अगर आपको अगर नापना है तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम आ गया, एक सेट क्राइटेरिया, एक फिक्स मापदंड लेके आ गए। ठीक है, और फिर उसके बाद उनकी जो फ्रेंच की आर्मीज थी, फ्रेंच आर्मी, दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। ये यहां पर आपको 8 पॉइंट याद होने चाहिए। आपके आंसर में अगर आ गया क्वेश्चन जो मैंने आपको लिख के दिया है पिछली स्लाइड में, ये 8 पॉइंट्स हैं, इसमें से आप 5-6 पॉइंट्स लिख दीजिएगा। 5 मार्कर अगर आता है तो पूरे नंबर मिलेंगे। 3 मार्कर आ गया तो 3 पॉइंट लिख देना, 1 मार्कर आ गया तो 1 पॉइंट लिख देना, 2 मार्कर आ गया 2 पॉइंट लिख देना, मर्जी चाहे 3 लिख देना, 5 नंबर में आ गया मर्जी चाहे 8 लिख देना, आपको याद आ जाए तो। क्लियर हो गया ये आंसर? पहला क्वेश्चन, इसका आंसर क्लियर हो गया। अब क्या हुआ कि 1799 में आप देखिए राइज ऑफ नेपोलियन। 1797 में नेपोलियन स्टार्ट्स इन्वेडिंग इटली, इटली में वो अपना इन्वेजन स्टार्ट करता है, और 1799 में फ्रांस के अंदर, फ्रांस के अंदर जो है नेपोलियन की एंट्री होती है। ठीक है, और उसके बाद वो जब फ्रांस में आता है तो ही डिस्ट्रॉयज द डेमोक्रेसी। वहां जो डेमोक्रेसी हो आ जाती है फ्रांस में, मैंने बताया ना फ्रांस रिपब्लिक हो गया था, लेकिन जो डेमोक्रेसी वहां आ चुकी होती है नेपोलियन उसको खत्म कर देता है और नेपोलियन बैक टू मोनार्की ले जाता है। जब बैक टू मोनार्की हो गया तो उसके बाद वो वहां पर एक चीज इंट्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, या जिसको हम लोग बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा जाएगा, व्हाट इज द नेपोलियनिक कोड। ये भी एक यहां क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, ये भी एक क्वेश्चन है। What is the Napoleonic Code of 1804? क्या लिखना है आपको? You have to write the good points and you have to write the bad points. दोनों ही मैंने मेंशन किए हैं। जल्दी जल्दी गुड पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो नेपोलियन जब 1804 में आया और उसने मोनार्की डिस्ट्रॉय कर, डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय कर दी और उसकी जगह मोनार्की ले आया, तो ऐसा नहीं है कि उसने सब गलत काम किए, बहुत बुरे काम किए, बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे उसने। जैसे कि उसने यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया था, यानी यहां पर जो अभी प्रॉपर्टी के जो लोग होते थे, जो लोग जमींदार होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, बहुत जमीन पड़ी हुई है, उस सिस्टम को खत्म कर दिया। ही एबॉलिश दी फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था, जमींदार है, ठीक है, लॉर्ड है, उनके पास सबडम्स होते थे, यानी जो उनके अंडर बेचारे काम करते थे, वो बेचारे बंधुआ मजदूरी करते थे। तो दे बेसिकली सेकंड स्टेप वाज कि उसने बंधुआ मजदूरी खत्म कर दी। सी फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम, और इसी को हम लोग बोलते हैं यहां पर बंधुआ मजदूरी, बंधुआ। ठीक है, दिस सिस्टम वाज अबॉलिश्ड। उसके बाद उसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने की कोशिश करी। दिस वाज अ वेरी गुड स्टेप, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंप्रूव करने का मतलब होता है किसी भी कंट्री का इंटीग्रेशन बढ़ाना और उसके जनता तक बहुत अच्छे से पहुंचना। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में है, अगर आप ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी देखो टू जम्मू एंड कश्मीर, वो कितनी कम है, जिसकी वजह से देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द जम्मू कश्मीर स्टेट यूनियन टेरिटरी एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बढ़ने से क्या होता है, यू विल हैव यूनिटी, एंड दिस इज वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेपोलियन। किस तरह से हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव कर ले, और वो उसने यहां किया। ठीक है, उसके बाद जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रहे थे बाय बर्थ, उसने उसको खत्म कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात थी। ही एबॉलिश्ड द प्रिविलेजेस दैट वाज गिवन फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम से आपको मिल गए, अरे भैया बर्थ के टाइम से राजा का लड़का है तो राजा का तरह इसको ट्रीट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नेपोलियन ने कहा दिस इज नो मोर नाउ द रूल। रूल वो है जो मैं बोलूंगा, निजाम वो है जो मैं कहूंगा, बिकॉज आई एम द किंग, मैं हूं जिल्ले इलाही। ठीक है, 4th पॉइंट क्लियर। देन ही सेड इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब आदमी लॉ के सामने बराबर से होंगे, नो वन इज अबव लॉ, कोई भी ऊपर नहीं होगा लॉ से।
ये तो उसने बोला, लेकिन ये सिर्फ लोगों तक के लिए सीमित था, अपने लिए उसने ऐसा कुछ किया नहीं। एंड देन ही स्टार्टेड दी प्रॉपर मेजरिंग यूनिट, और फिर उसने एक सिस्टम लेके आया किस तरह से हम मेजर करेंगे किसी भी चीज को, ठीक है, वो मैंने आपको पिछले वाली स्लाइड में बताया था। सो दीज वेर दी इंपॉर्टेंट एंड गुड पॉइंट्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन दी नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। आपको आंसर में ये पॉइंट लिख के आने हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज दिस कि उसकी स्टार्टिंग के टाइम में तो लोगों को लगा कि नेपोलियन हमारे बहुत अच्छे लिए काम, हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, पीपल आर वेरी मच हैप्पी, एंड इन सम रीजन्स तो उसकी आर्मी की पूजा होने लगी थी कि नेपोलियन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इसको सपोर्ट करो। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके कुछ एक्टिविटीज ऐसी हुई जिसकी वजह से लोग जो है वो काफी कंफ्यूजन स्टेट में आ गए। पीपल वेर नाउ कंफ्यूज कि यार ये अच्छा काम कर भी रहा है या हमारे लिए बुरा साबित हो रहा है। सो दिस एक्चुअली हैपेंड, क्योंकि उसके आप बैड पॉइंट्स देखोगे तो ही इंट्रोड्यूस दी सेंसरशिप। तो आप ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इनिशियली पीपल्स रिएक्शन वाज मिक्स्ड। लोग सोचते थे कि अच्छा आदमी कि बुरा आदमी, अच्छे काम तो उसने कर दिए, लेकिन जो बुरे काम उसने किए वो इतने बुरे हो गए कि वो अच्छे काम के आगे दब गए थे। जैसे कि सेंसरशिप ले आया, कोई भी चीज अगर पास होनी है तो बिना नेपोलियन के पूछे लोगों के बीच में जा नहीं पाती थी। जैसे न्यूज फैलनी है तो न्यूज तभी फैलेगी जब नेपोलियन उसको ओके कर देगा, वही न्यूज लोगों तक जाएगी जो नेपोलियन यस करेगा। उसके अलावा वुमेन को उसने राइट टू वोट नहीं दिया, वुमेन को उसने प्रॉपर्टी में राइट नहीं दिए, ठीक है, नो राइट ऑफ वुमेन टू वोट, नो राइट ऑफ वुमेन इन प्रॉपर्टी। एंड फाइनली ही फोर्स द पीपल टू ज्वाइन द आर्मी, कि आपको आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी, ये चीज उसने फोर्स कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो उसके 4-5 स्टेप्स थे, 4 स्टेप्स थे जो उसने यहां पर इन्फोर्स कर दिए थे, इम्पोज कर दिए थे, वो नेगेटिव काफी थे, और वो इतने नेगेटिव थे कि वो गुड पॉइंट्स के आगे भारी पड़ गए थे। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, यू हैव टू राइट दिस। आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, नेपोलियन स्टार्ट्स रूलिंग यूरोप इन 1799, ऑलराइट, व्हेन ही कम्स टू पावर ही डिस्ट्रॉयज डेमोक्रेसी, एंड इन यूरोप फिर से मोनार्की आ जाती है, और जब मोनार्की आती है देन नेपोलियन ही स्टार्ट्स द नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, और फिर उसके ये पॉइंट्स हैं, यहां मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको आंसर जो है क्लियर हो गया होगा कि क्या लिखना है इसमें आप लोगों को। अब क्या हुआ, मैं आपको 1804 का कोड बता दिया, तो यहां तक अपना पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 में हमारा क्या है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, किस तरह से नेशनलिज्म आना स्टार्ट हुआ। तो कहानी यह है कि जो नेशन स्टेट, अगर आप मिड 18th सेंचुरी की बात करें तो मिड 18th सेंचुरी में आप देखेंगे कोई भी नेशन स्टेट नहीं था, कोई भी कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस नहीं थी लोगों के बीच में। 18th सेंचुरी की बात हो रही है, समझिएगा। अब मैं आपको 18th सेंचुरी की बात कर रहा हूं, मिड 18th सेंचुरी यानी 1850 1750 ऐसी बातें हो रही हैं। तो बेसिकली हम लोग थोड़ा सा पीछे जाके बात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने नेपोलियन की बात देखी 1799 में, लेकिन बात यह है कि 1750s के आसपास मिड ऑफ 18th सेंचुरी में यह देखने को मिला कि भैया यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था, यानी कोई नेशन नाम की चीज नहीं थी, कोई कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस नहीं है, यानी ना तो लोगों के अंदर ये यूनिटी है कि हाँ यार ये मेरा देश है, ये मेरी जगह है, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर एक सवाल ये उठता है कि हाउ डिड नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज इन द डाइवर्सिफाइड सोसाइटी ऑफ यूरोप। मतलब यूरोप के अंदर इतनी डाइवर्सिफिकेशन थे, कैसे, पॉलिटिकल डाइवर्सिफिकेशन देखिए, स्विट्जरलैंड, कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड दे वर डिवाइडेड इनटू कैंटन्स, दूसरे कंट्री दे वर डिवाइडेड इनटू डचीज। तो अलग अलग तरीके से पॉलिटिकली सोसाइटी डिवाइडेड थी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल सी देयर वाज वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस जो बोली जाती थी, वो सब चल रहा था वहां पर। वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन यूरोप इन मिड 18th सेंचुरी की बात हो रही है, यानी 1750s की बात हो रही है, यानी तब की बात हो रही है जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन अभी नहीं हुआ था। तो उस वक्त बहुत सारी यहाँ पर लैंग्वेजेस बोली जा रही थी। पॉलिटिकली यूरोप बहुत डिवाइडेड था, कुछ कंट्रीज कैंटन्स में डिवाइडेड थे, कुछ कंट्रीज डचीज में डिवाइडेड थे, इस तरह से डिवीजन यहाँ पर हो रहा था। तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर इतना डाइवर्सिफिकेशन था, इतना डिफरेंसेस थे, कोई भी कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस नहीं थी, कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, कोई कॉमन कल्चर नहीं था, बहुत ज्यादा कल्चर थे, मतलब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कल्चर था, देयर वाज नो कॉमन थिंग इन द कल्चर। तो सवाल यही है कि हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इट इमर्ज इन द डाइवर्सिफाइड सोसाइटी ऑफ यूरोप। इसका आंसर लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि सोसाइटी कैसी थी उस वक्त वहां पर यूरोप की। तो सोसाइटी वाज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पीपल, टू कैटेगरीज। एक था एरिस्टोक्रेसी, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं एलिट क्लास, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एलिट क्लास, यानी जो अमीर लोग थे,
एलिट क्लास, और दूसरा था पीजेंट्री क्लास, यानी जो पुअर लोग थे, जो बेसिकली काम करते थे उनके घरों में, नौकर वोकर थे, नौकर चाकर, वो यहाँ पर होते थे। दो कैटेगरी के लोग थे यहाँ पर यूरोप में, एक था एरिस्टोक्रेसी जो अमीर क्लास थी, और एक था पीजेंट्री जो गरीब क्लास थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 1750s के अराउंड यू विल सी, 1750s की कहानी हम लोग वैसे ही डिस्कस कर रहे हैं, मिड 18th सेंचुरी, तो 1750s के अराउंड यू विल सी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होना स्टार्ट होता है फ्रांस में। और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है तो उसकी वजह से यहां पर एक नया क्लास इमर्ज हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड द मिडिल क्लास, ठीक है। अब वो नया क्लास क्यों सामने आया? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, और जब इंडस्ट्री बनेंगी तो उसमें काम कौन करेगा? क्या ये लोग काम कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है, इनको आता ही नहीं काम करना। तो जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, वो यहां पर मिडिल क्लास की कैटेगरी में आ गए। अब थोड़े बहुत पढ़े लिखे मतलब कैसे? आपके हो गए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, क्लर्क्स, ऑल दिस पीपल, ये लोग मिडिल क्लास फॉर्म कर गए। यानी अभी तक एक अमीर का तबका था, एक गरीब का तबका था, अब एक बीच का तबके भी आ गए, एंड दैट इज द मिडिल क्लास। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ? इंडस्ट्री सेटअप हुई, इंडस्ट्री सेटअप हुई तो इंडस्ट्री में काम कौन करेगा? बिल्कुल गंवार लोग तो कर नहीं पाएंगे, थोड़े बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए, तो वो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग यहां पर सामने आते हैं, वही यहां पर मिडिल क्लास बनता है। लेकिन जब वो मिडिल क्लास सामने आता है तो मिडिल क्लास को समझ में आता है कि यार हमको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, एंड पुअर पीपल, ये तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, बाय द होम, बाय द एरिस्टोक्रेटिक क्लास। तो ये चीज, ये पर्टिकुलर फीलिंग, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग थे थोड़े बहुत, पुअर पीसेंट को समझ में तो आ नहीं रहता क्या हो रहा है, मार खा रहे हैं तो खा रहे हैं, पिट रहे हैं तो पिट रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, इनको भी पिटने का शौक हो गया था, मारो हम भी तैयार है मार खाने के लिए, फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मिडिल क्लास, इनको थोड़ा सा अपना क्लास मेंटेन करना था, क्योंकि मिडिल पढ़े लिखे लोग हैं, कैसे बिना एरिस्टोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि एरिस्टोक्रेसी पढ़ी लिखी हो, नहीं, एरिस्टोक्रेसी मतलब पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, इंडस्ट्री के मालिक, ठीक है, उनके यहाँ काम कर रहे थे गरीब वाले लोग। लेकिन जब मिडिल क्लास सामने आया तो उसको लगा कि यार ये जो एरिस्टोक्रेसी है यही हमको एक्सप्लॉइट कर रही है, और हमको एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ ही खड़ा होना पड़ेगा, यही चीज वो बोलते हैं। सो बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बर्थ होता है मिडिल क्लास का, दैट इज द एजुकेटेड क्लास, एंड एजुकेटेड क्लास लाइक बिजनेसमैन, आई टोल्ड यू, डॉक्टर्स एंड क्लर्क्स। सो बेसिकली इट वाज अमंग द एजुकेटेड मिडिल क्लास, इनके ही सामने यहां पर हुआ था कि इनको अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग सामने आती है। इट वाज ओनली इन द मिडिल क्लास कि ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग मिडिल क्लास के अंदर जगती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि उनके अंदर ये फीलिंग क्यों जगी, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, उनको समझ में आ रहा था कि एरिस्टोक्रेसी हमको ही यहाँ पर एक्सप्लॉइट कर रही है। आई होप आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं आप अगर लिखने बैठ जाता इस चीज़ को बच्चों, तो आप लोग का ये चैप्टर वन शॉट में होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। और मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर में हम जितना भी पढ़ें, हम कुछ भी नहीं छोड़ें, एक एक चीज़ मैं पढ़ाऊंगा, और जल्दी से जल्दी। तो चूंकि लिखूंगा नहीं, तो लिखा लिखाया है, आप लोगों के लिए नोट्स बने हुए हैं प्रॉपर, इसी का पीडीएफ डाउनलोड करिए और इसी को आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही ये हुआ, अब क्या हुआ, नेशनल यूनिटी की फीलिंग जो है वो मिडिल क्लास में आ गई। नेशनल यूनिटी का मतलब क्या था? आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। मतलब जो मिडिल क्लास क्या कह रहा था, मिडिल क्लास वाज सेइंग कि हमको नेशनल यूनिटी चाहिए। मिडिल क्लास कह रहा था, एजुकेटेड मिडिल क्लास, वी वांट नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी का मतलब कि हमको लिबरलिज्म चाहिए। अब जो लिबरलिज्म वर्ड है, इट इज मेड फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड लिबर। लिबर मींस फ्री। ये जो वर्ड है लाइबर, ये दिस इज मेड फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज लाइबर, ये इसका मतलब होता है यहां पर फ्री। तो बेसिकली यहां पर जो नेशनल यूनिटी का मतलब था, वो था कि हमको यहां फ्रीडम चाहिए, हमको यहां लिबर्टी चाहिए, वी वांट फ्रीनेस। तो सवाल ये उठता है कि नेशनल यूनिटी में, कि नेशनल यूनिटी फ्रीनेस या लिबर्टी किस चीज की? तो बेसिकली लिबर्टी, एक तो यहां लिबर्टी चाहिए पॉलिटिकल लिबर्टी, और दूसरी लिबर्टी चाहिए इकोनॉमिक लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी को पहले डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल लिबर्टी में 3 पॉइंट याद रखिए। पहला पॉइंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसने कहा, जो डिमांड थी लिबरल्स की, यानी मिडिल मैन की, जो मिडिल क्लास एजुकेटेड क्लास था, उनकी डिमांड, पहली डिमांड थी फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। हर व्यक्ति यहां पर इंडिविजुअली फ्री हो, ही कैन डू वॉट एवर ही फील्स लाइक, he has freedom to speech and expression, he has freedom to form association, he has freedom to settle anywhere, he has freedom to move anywhere, all these things should be there। ये उसकी पहली डिमांड थी, ये पहली डिमांड थी यहां पर, ठीक है। दूसरा डिमांड उसने किया कि इक्वालिटी ऑफ लॉ बिफोर लॉ, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ,
यानी हर आदमी कानून के नजरों में बराबर होना चाहिए, बी इट अ राजा और बी इट अ रंक, कुछ भी हो। ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर मर्डर कर देगा तो चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर उसको छोड़ दिया जाए, कोई अगर नीचे तबके का आदमी मर्डर करेगा तो उसको फांसी की सजा सुना दी जाए, ऐसा नहीं। इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, हर आदमी इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे नीचे का गरीब इंसान हो, कोई भी अगर यहां पर ऑफेंस करेगा, क्राइम करेगा, तो लॉ उसको इक्वली ट्रीट करेगा। यानी अगर उसके लिए, गरीब के लिए अगर सजाए मौत है तो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी सजाए मौत होनी चाहिए। ये था इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। दूसरा डिमांड जो लिबरल्स का था, यानी एजुकेटेड मिडिल क्लास का था। समझ रहे हो वो ये डिमांड क्यों रख रहे हैं? क्योंकि उनको दिख रहा है कि हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, हम इक्वली ट्रीट नहीं होते हैं। एरिस्टोक्रेसी जो है वो अपने आप को ज्यादा सुपीरियर मानती है, पुअर पीजेंट्स को दबा रहे हैं, इक्वालिटी है नहीं, फ्रीडम है नहीं। तो वही चीज की डिमांड कर रहे थे। नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो मिडिल क्लास के अंदर आई, और मिडिल क्लास के अंदर नेशनलिज्म की जो फीलिंग का मतलब था वो मतलब था लिबरलिज्म, मतलब पॉलिटिकल लिबर्टी एंड इकोनॉमिक लिबर्टी। थर्ड जो उनकी डिमांड थी दैट वाज गवर्नमेंट बाय कंसेंट। वो कह रहे थे कि एजुकेटेड मिडिल क्लास कि ये क्या चल रहा है, नेपोलियन बन के बैठे हुए हैं राजा महाराजा, गवर्नमेंट होनी चाहिए बाय कंसेंट। लोगों से पूछो कि वो किससे रूल होना चाहते हैं। सो बेसिकली यहां पर वही बात आ गई थी, रिपब्लिक की, डेमोक्रेसी की बात आने लगी थी। व्हाट दे वर एक्चुअली डिमांडिंग इज डेमोक्रेसी लेके आओ, कि भैया इलेक्शंस कराओ, हम लोग वोट करेंगे कि हम किसको चाहते हैं सरकार बनते देखना। ये पॉलिटिकल डिमांड्स थी जो एजुकेटेड मिडिल क्लास की थी या लिबरल्स की थी। इनको हम बोलेंगे एजुकेटेड मिडिल क्लास, इसी को हम बोलेंगे लिबरल्स। क्योंकि ये लिबरल्स क्यों? क्योंकि ये लिबर्टी को डिमांड कर रहे थे। लेकिन बात यह है कि खाली अच्छे पॉइंट नहीं, मतलब इतनी ही चीजें नहीं थी, जो बहुत सारे हॉरर्स थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में देखे गए थे। क्या क्या हॉरर्स, प्रॉब्लम क्या क्या थी? राइट टू वोट, जैसा मैंने आपको बताया, राइट टू वोट एंड राइट टू गेट इलेक्टेड टू अ पोस्ट, ये नहीं दिया गया था वुमेन को, और ना ही दिया गया था उनको जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। राइट टू वोट एंड राइट टू गेट इलेक्टेड ओनली ग्रांटेड टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, उन्हीं के पास ये राइट था जिनके पास प्रॉपर्टी है, वही खाली वोट कर सकते थे और वही खाली इलेक्ट हो सकते थे। दूसरी बात, मेन विदाउट प्रॉपर्टी प्लस वुमेन, दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पावर ऑफ गिविंग वोट। तो बेसिकली यहां पर क्या हुआ कि ये जो प्रॉब्लम्स थी, ये हॉरर्स जो उनके दिमाग में चल रहे थे, इन हॉरर्स को देखते हुए, मतलब यहां पर जैसे आया गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब यहां वोट होगा, लेकिन वोट का मतलब ये नहीं था कि सबको वोटिंग का अधिकार मिल रहा था। लिबरल्स की डिमांड थी कि वोट लाइए, लेकिन स्टिल द प्रॉब्लम वाज, उनकी डिमांड ये कभी नहीं रही कि मैन विदाउट प्रॉपर्टी या फिर वुमेन, उनको भी यहां पर ये एक्सक्लूड रहे हमेशा, दे वर एक्सक्लूडेड। ठीक है, ये थी पॉलिटिकल डिमांड्स। इकोनॉमिक डिमांड की बात करेंगे तो आप इस साइड आइए। पहला इकोनॉमिक डिमांड था फ्रीडम ऑफ मार्केट। वो कह रहे थे कि मार्केट को फ्री करो, मार्केट पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का कि कितना प्रोडक्शन होगा, कितना नहीं होगा, कितना करो, कितना मत करो, कितना किलो बनाओ, कितने प्राइस पे बेचो, ये नहीं होगा। इट इज शुड बी, मार्केट शुड बी फ्री। अगर मैं मान लो कोई चीज का ओनर हूं, किसी इंडस्ट्री का, तो इट इज मी हु विल डिसाइड कितने किलो की यहां पर प्रोडक्शन होगी, इट इज मी हु विल डिसाइड कितने पैसे में सामान बिकेगा, क्योंकि मेरी कॉस्ट लगी है, इनपुट कॉस्ट। मान लीजिए मैंने कोई बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का सामान बनाया 100 रुपीज में, मैंने बनवाया अपने इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन सरकार कहते हैं कि आप इस चीज को 50 रुपए से ऊपर नहीं बेचेंगे, तो मैं तो घाटे में चला गया ना। मैंने लगाया उसमें 100 रुपए था, अब सरकार कह रही है 50 रुपए में बेचो, तो मैं क्यों बनाऊंगा उस चीज को? और जब मैं प्रोड्यूस नहीं करूंगा वो क्वालिटी वाली चीज, तो सोसाइटी में डेवलपमेंट कैसे होगा? इस वजह से उनकी डिमांड थी कि भैया आप ये जो कंट्रोल है मार्केट पे, मार्केट शुड बी फ्री। कितना प्राइस? भाई हम प्राइस कोट कर रहे हैं 100 रुपए, लोगों को पैसे होंगे तो लेने आ जाएंगे, नहीं पैसे होंगे तो नहीं लेंगे। व्हाई आर यू सेइंग 50 रुपीज? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो बेसिकली यहां पर यही हुआ कि पहली डिमांड तो उनकी यही आई कि आप जो है मार्केट को फ्री रखिए। दूसरी बात उन्होंने ये कहा, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, एबॉलिशन ऑफ स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स। स्टेट ने जो रिस्ट्रिक्शन लगा ली थी कैपिटल गुड्स के मूवमेंट पे, ये सामान यहां से वहां जा रहा है, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन ना हो। जैसे सामान मूव करेगा तो टोल प्लाजा आता है, टोल प्लाजा पे क्या करोगे आप? टोल प्लाजा पे यू विल पे दी टोल, और जब टोल दे रहे हो तो इट इज अ हर्डल ना, ट्रांसपोर्टेशन में हर्डल हो रहा है ना ये चीज, तो टोल देना, ये करना वो करना, बीच के पैसे भी लग रहे हैं। पता पड़ा सामान की कॉस्ट 100 रुपए थी, टोल प्लाजा में लेगा 500 रुपए, टोल प्लाजा लग गया, 600 रुपए कॉस्ट हो गई सामान की जहां वो पहुंचा, है कि नहीं? तो इस तरह की चीजों को, यानी ये जो एबॉल्यूशन, स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस थी, इन स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस को क्या करना? खत्म करना।
ताकि कैपिटल गुड्स का मूवमेंट जो है वो फ्रीली हो सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, दे केम विद अ कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ोल्वेरिन, या जिसको हम बोलते हैं कस्टम्स यूनियन, इन द ईयर 1834। कस्टम्स यूनियन बनाया, यानी देखो कस्टम यूनियन नाम कैसे है, यूनियन है यानी कुछ लोगों का, और कस्टम यानी कस्टम एक तरह से हो गया टैक्स के लिए, तो कस्टम्स का यूनियन बना है यहाँ पर, जिसको हम लोग बोलते थे ज़ोल्वेरिन, और ये बनाया गया 1834 में। और इसने क्या काम करने थे, दो चीजें, एबॉलिश्ड ट्रेड बैरियर्स, टीबी लिखा है मैंने शॉर्ट में, ट्रेड बैरियर्स। पहला चीज था कि एबॉलिश कर दो ट्रेड बैरियर्स को, जो भी बैरियर आ रहे हैं ट्रेड करने में उसको एबॉलिश किया जाए। और दूसरा इन्होंने क्या किया, करेंसीज जो थी, अभी तक आप देखोगे पूरे यूरोप में 30 करेंसीज थी, उसको रिड्यूस करके वहां पर करेंसी की सिर्फ संख्या 2 कर दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको बनाया था प्रशिया ने, याद रखिएगा। तो ये एक तरह से वन मार्कर क्वेश्चन है। देखिए ज़ोल्वेरिन किसने बनाया था, वन मार्कर। ज़ोल्वेरिन के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे, एबॉलिश ट्रेड बैरियर एंड करेंसीज को 30 से 2 रिड्यूस कर दिया। तो ये देखिए 2 मार्कर क्वेश्चन हो गया, समझ में आ रहा है ना आपको, ये 2 मार्कर का क्वेश्चन हो गया, 1 मार्कर। इस तरह से ऐसे कई 1 मार्कर थे। लिबरलिज्म का मतलब क्या है, व्हाट इज लिबरलिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलिज्म, 1 मार्कर। तो आप लिखोगे लिबरलिज्म इज मेड फ्रॉम द वर्ड लाइबर व्हिच मींस फ्री, सो लिबरलिज्म मींस फ्रीडम। और यहां लोगों की डिमांड क्या थी, पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक फ्रीडम। 5 मार्कर में आ गया तो आपको ये दोनों पॉइंट लिख देने हैं, 3 पॉइंट यहां के, 2 पॉइंट यहां के, 5 पॉइंट हो जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, पूरा आंसर लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन बता दिया, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड what was the meaning of national unity for the middle educated class, या what were the steps taken by the middle educated class for attaining national unity। तो national unity के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए, ये सारे स्टेप उन्होंने लिए। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ओके 26 मिनट हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि बट देन नेपोलियन टुक बैक द थिंग्स टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर। मतलब यहां पर वुमेन को जो बातें यहां करी जा रही थी कि उनको यहां पर ये सब नहीं मिल रहा था, दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वोटिंग राइट्स, दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेटिंग फ्रॉम उनको किसी पोस्ट पे बैठने नहीं दे रहे थे, ये सब चीज़ें जो थी, डिमांड्स जो थी, उसको नेपोलियन टुक दीज थिंग्स टू लिमिटेड सफरेज, मतलब उन्होंने वोटिंग अधिकार नहीं दिया वुमेन को, ठीक है, और वुमेन को एक माइनर की तरह ट्रीट किया कि अरे इनका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑल दिस वाज हैपनिंग, तो यहाँ पर क्या हुआ जब नेपोलियन ने ये सब किया, ऑल दिस वाज हैपनिंग, इट वाज इन 1815। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है आफ्टर नेपोलियन, बिकॉज यू नो 1815 में क्या हुआ था। 1815 में यहाँ पर एक बैटल लड़ी जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग बैटल ऑफ वाटरलू। 1815 में एक बैटल लड़ी गई जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ वाटरलू, और ये बैटल लड़ी गई थी प्रैब कंट्रीज वर्सेस नेपोलियन के बीच में। इस बैटल में दिस वाज द फाइनल एंड डिसाइसिव बैटल फॉर नेपोलियन। नेपोलियन इस बैटल में हार जाता है, और प्रैब कंट्रीज, प्रैब मतलब P फॉर प्रशिया, R फॉर रशिया, A फॉर ऑस्ट्रिया एंड B फॉर ब्रिटेन, ये चारों कंट्री मिलकर नेपोलियन को हरा देती हैं, और नेपोलियन का वहां से पिक्चर उसका खत्म हो जाता है, द एंड ऑफ नेपोलियन। 1815 में क्या हुआ कि नेपोलियन के बाद जब नेपोलियन हार गया, मतलब अभी तक नेपोलियन ने क्या बनाया था, मोनार्की लेके आ गया था वो, तो जब नेपोलियन हारा तो उसके बाद प्रैब कंट्रीज जो थे यहाँ पर मोनार्की फॉलो होती थी अभी भी, तो इन लोगों ने पुराना ऑर्डर को स्टैब्लिश करने की कोशिश करी, ठीक है ना, कि जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले मोनार्की थी उसी तरीके से मोनार्की आ जाए, ये उन्होंने करने की कोशिश करी। एंड इन जो लोगों ने इसको ट्राई किया करने का, उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव्स। यानी जो पुरानी सोच पे अपने आप को सेटल करते थे कि पुरानी की तरह होनी चाहिए चीजें, ट्रेडिशनल वैल्यूज होनी चाहिए, ट्रेडिशनल कल्चर होना चाहिए, उनको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिज्म, ठीक है। तो जब डिफीट होता है यहां पर नेपोलियन का, तो बेसिकली आप देखिए यूरोपियन गवर्नमेंट जो है दे वर ड्रिवन बाय कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म के यहां पर थॉट्स प्रिवेल होने लगे, ठीक है ना। ये जो है ये कौन थे, दे वर दी कंजर्वेटिव्स तो है ये। तो ये लोगों की राज फिर से स्टार्ट हो जाता है, और जब इनका राज स्टार्ट होता है तो यू विल सी कि कंजर्वेटिज्म एक ओल्ड स्कूल था, एज आई जस्ट टोल्ड यू। मोनार्की को ये सपोर्ट करते थे, चर्च को ही सपोर्ट करते थे, ट्रेडिशनल वैल्यूज को ही सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। ये कहते थे कि इन चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहिए क्योंकि ये हमारा कल्चर है, ये हमारा ट्रेडिशन है, ये चीज़ है। लेकिन इंपॉर्टेंटली यहाँ पर ये एक चीज़ थी कि अभी
इस नेपोलियन के हारने के बाद बहुत सारे जो कंजर्वेटिव्स थे अब वो प्री रेवोल्यूशनरी डेज पे नहीं जाना चाहते थे। देखिए मैंने लिखा कैसे है, बट मोस्ट कंजर्वेटिव्स इक्वल टू को क्रॉस किया है, इसका मतलब डज नॉट, डू नॉट, मोस्ट कंजर्वेटिव्स डू नॉट वांट टू रिटर्न टू प्री रेवोल्यूशनरी डेज। मतलब बहुत सारे कंजर्वेटिव्स थे नेपोलियन के हार के बाद चाहते थे कि मोनार्की आ जाए, चर्च को सपोर्ट करो, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स को वापस लेके आओ, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंजर्वेटिव्स थे जो नेपोलियन के बाद ये नहीं चाहते थे कि हम वापस वहीं चले जाएं जहां पर हम पहले थे। दे वांटेड समथिंग टू मॉडर्नाइज, क्योंकि वो देख रहे थे कि नेपोलियन के कुछ अच्छे काम भी थे और अगर हम खाली उन अच्छे कामों को नजर करेंगे, मोनार्की छोड़ दो, तो हम यहाँ पर क्या हो सकते हैं, हम यहाँ पर एक तरीके से मॉडर्नाइज भी हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था कि कंजर्वेटिव्स थे, दे रियलाइज्ड कि मॉडर्नाइजेशन भी सोसाइटी में लाया जा सकता है और इससे हमारी जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो गिरेंगे नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, बल्कि और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ये फीलिंग कंजर्वेटिव्स को यहाँ पर आने लगी थी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो 1815 में एज आई जस्ट टोल्ड यू कि नेपोलियन की लड़ाई होती है यूरोपियन पावर से, प्राग कंट्रीज से होती है, और प्राग कंट्रीज जहां जीत जाती हैं, दे वन दी बैटल ऑफ वाटरलू लड़ी गई थी 1815 में, और यहां पर नेपोलियन लड़ाई को हार जाता है। और हारने के बाद यहां पर नेपोलियन और प्राग कंट्रीज के बीच में एक समझौता होता है, एक ट्रीटी साइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। ये वियना में साइन हुई थी इसलिए इसका नाम ट्रीटी ऑफ वियना रखा गया। और इसके बाद जो यहाँ पर ग्रुप ऑफ कंट्री बनता है या जो यहाँ पर लोग चलाना शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर यूरोप को, उसको हम लोग बोलते हैं वियना कांग्रेस। ठीक है, वियना कांग्रेस थी यहाँ पर बेसिकली। तो आप लोग कभी पूछते हो, मैंने देखा है बच्चों ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके लिखा है कि सर वियना, ट्रीटी ऑफ वियना और वियना कांग्रेस में फर्क क्या है। देखिए कांग्रेस का मतलब क्या होता है, कांग्रेस का मतलब हो गया अपना कांग्रेस नहीं, जैसे अपने यहाँ कांग्रेस पार्टी है इंडिया में, वो नहीं। कांग्रेस का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे यूएस में कांग्रेस बोला जाता है, ठीक है, सीनेट कांग्रेस वो होता है, मतलब पार्लियामेंट। ये अपना कांग्रेस नहीं कि भैया आ गए राहुल गांधी जी, खत्म, ओके बाय, खत्म, नहीं, वो वाली कांग्रेस नहीं। यहाँ पर कांग्रेस कौन सी, डिफरेंट, जो पार्लियामेंट को रेफर कर रही है। तो बेसिकली वाटर ऑफ, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 1 मार्कर में आ सकता है। यह देखिए आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी बैटल ऑफ वाटरलू के बाद। डोंट गेट कंफ्यूज विद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, वो अलग है, मैं अभी बताऊंगा आगे आपको जाके, जब मैं आपको ग्रीक ऑटोमन एम्पायर पढ़ा रहा हूँ यहीं पर। तो ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है, और ट्रीटी ऑफ वियना जब साइन हुई तो बेसिकली यहाँ पर इसी के बाद कंजर्वेटिव्स का रूल आ जाता है। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, यहीं पर कंजर्वेटिज्म स्टार्ट होता है। ट्रीटी ऑफ वियना आ गई, कंजर्वेटिज्म की शुरुआत होगी कि नहीं होगी? नेपोलियन खत्म हो गए पिक्चर से, कौन आ गया? ये कंट्रीज आ गए। और ये कंट्री क्या चाह रहे थे? ये कंट्री यही चीज चाह रहे थे जो अभी हमने देखी, इन सबको सपोर्ट किया जाए। लेकिन उन सब में कंजर्वेटिव्स में बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि हमारा स्टेट मॉडर्नाइज हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली ट्रीटी ऑफ वियना की बात करेंगे तो इसके 3 इंपॉर्टेंट थे पॉइंट्स हैं। 3 मार्कर में आ गया तो ये लिख दीजिएगा, 5 मार्कर में आ गया तो यहां से लिख दीजिएगा। स्टोरी यहां से लिखनी है आपको। 1815 बैटल ऑफ वाटरलू वाज फॉट बिटवीन नेपोलियन एंड द यूरोपियन पावर्स ऑफ रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, इन विच यूरोपियन पावर्स वन द बैटल, नेपोलियन लॉस्ट द बैटल एंड द आउटकम वाज ट्रीटी ऑफ वियना। और जब ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है तो इट वाज साइंड बाय प्राग कंट्रीज, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रक्स है ये पूरा ट्रीटी ऑफ वियना का। ट्रीटी ऑफ वियना का क्रक्स ये है, मेन पॉइंट ये है कि जो भी चेंजेस नेपोलियन ने कर दिए थे उनको अंडू करना, यानी उनको वापस खत्म कर देना। जो उसने किया था उनके काम को खत्म कर देना। वो पिक्चर देखी होगी आपने नायक, अनिल कपूर की, जिसमें वो एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनता है, उसके बाद जब वो चीफ मिनिस्टर का टाइम खत्म होता है तो देन वो दैट ओमपुरी नाम है, अमरीश पुरी, ही सेज कि जो भी ऑर्डर किए हैं उसने उसको स्टे ऑर्डर लगा दो। तो बेसिकली वही काम जो यहाँ पर नेपोलियन ने किए थे चेंजेस, उनको रोकने के लिए या उसके काम को पलटने के लिए वापस वैसे ही हो जाए जैसे नेपोलियन से पहले था, वो चीज के लिए यहाँ ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी। तो वही लिखा हुआ है, अनडू द चेंजेस जो नेपोलियन के टाइम में हुए थे। ठीक है, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, सेटलमेंट ऑफ यूरोप को यहाँ सेटल करने की बात हो रही थी। तो बेसिकली कंजर्वेटिज्म अपनी लड़ाई जीत जाते हैं और यहाँ लिबरलिज्म जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था वो अपनी लड़ाई को यहाँ पर हार जाता है। ठीक है ना, कंजर्वेटिज्म और भाई लिबरलिज्म क्या थे? डेमोक्रेसी चाह रहे थे, वो चाहते थे पॉलिटिकल राइट्स मिले, वो चाहते थे कि फ्रीडम मिल जाए। ठीक है ना, लेकिन कंजर्वेटिज्म वो ओल्ड स्कूल चाहते थे कि मोनार्की आ जाए, वो नहीं चाहते थे डेमोक्रेसी।
तो बेसिकली इस लड़ाई में नेपोलियन के हारने के बाद लिबरलिज्म का जो मूवमेंट था वो बहुत हल्का पड़ गया, क्योंकि उनको सप्रेस भी किया था गया था, और कंजर्वेटिज्म अपनी लड़ाई को जीत जाते हैं, लिबरलिज्म हार जाता है। और इसकी वजह से लिबरलिज्म जो होता है वो यहाँ पर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी होती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो मेमोरीज होती हैं कि भैया मोनार्की के टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई थी, दे वर वेरी पेनफुल, वो उनको दिमाग में रहती हैं। किसको? लिबरलिज्म को। इसलिए आप देखोगे कि वो यहाँ पर चुप भी नहीं बैठते हैं। तो हुआ होता यही है कि लिबरलिज्म फिर क्या करते हैं, वो रिवॉल्यूशन करने पर उतर आते हैं। एंड व्हेन दे स्टार्ट रिवॉल्यूशन तो वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। पहले तो अंडरग्राउंड होने के बाद, अंडरग्राउंड मतलब ये नहीं कि जमीन खोद के घुस गए अंदर, अंडरग्राउंड मतलब वो छुप जाते हैं एकदम से। उनकी जो एक्टिविटी अभी बम एकदम चौड़ में होती थी ना, वो उन्होंने एकदम एक्टिविटी खत्म कर दी अपनी, अब वो अंडरग्राउंड हो गए। एंड दे स्टार्टेड मेकिंग सम व्हाट, दे स्टार्टेड मेकिंग सीक्रेटिव सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी बना ली और सीक्रेट सोसाइटी के साथ वो काम करने लग गए। उनमें से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। अच्छा, उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि मोनार्की को यहाँ पर अपोज करना है, और यहाँ पर जो भी मोनार्की आ गई थी वियना कांग्रेस के बाद, उसको अपोज करना है। और किसको सपोर्ट करना है? डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना है। इस तरह की अगर हम बात करें सीक्रेटिव सोसाइटीज़ की, ये सीक्रेट सोसाइटी अगर हम इसकी बात करें तो उसमें एक एग्जाम्पल आता है इटालियन रिवॉल्यूशनरी जो एक व्यक्ति था, उसका नाम था ग्युसेप्पे मैज़िनी। उसने यहाँ पर दो सोसाइटी बनाई थी, दे वर सीक्रेटिव सोसाइटीज़। एक बनाई थी उसने यंग इटली मरसाइल में, एक बनाई थी उसने यंग यूरोप बर्न में। तो ये आपका 1-1 मार्कर भी है कि यंग इटली किसने बनाई थी, यंग यूरोप किसने बनाई थी, या ग्युसेप्पे मैज़िनी ने यंग यूरोप कहाँ बनाई थी। ये आपसे इस तरह से आपसे क्वेश्चंस 1 मार्कर 2 मार्कर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे ग्युसेप्पे मैज़िनी आपको पता है जेनोवा में पैदा हुआ था 1807, ठीक है, अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई उसने, और ये दोनों ही नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर 2 मार्कर में पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंजर्वेटिज्म जीता उसके बाद लिबरलिज्म आया, तो लिबरलिज्म ने ये सब काम करना शुरू किए, अंडरग्राउंड हुए, सीक्रेटिव सोसाइटी बनाई। और सीक्रेट सोसाइटी में यहाँ पर जो नाम आता है बहुत फेमस नाम है, इटली का एक रिवॉल्यूशनरी है जिसका नाम होता है ग्युसेप्पे मैज़िनी। और ग्युसेप्पे मैज़िनी ने यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली वॉज मेड इन मरसाइल एंड यंग यूरोप वॉज मेड इन बर्न। तो आई होप ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया। चलिए, तो बेसिकली यहाँ पर विजन क्या था मैज़िनी का सिंपल विजन था, मैंने बता दिया आपको, मोनार्की खत्म करो और डेमोक्रेसी लेके आओ, ठीक है। उसका मेन थिंग वाज व्हाट मैज़िनी वाज सेइंग कि जो हमारे स्टेट्स हैं, नेशनल यूनिट्स हैं, वो कह रहा था कि भगवान ने ये कहा है कि ये स्टेट यूनिट्स किसी से गवर्न नहीं होने चाहिए, दे शुड बी फ्री। गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, नेचुरल यूनिट्स हो, कोई इसको गवर्न ना कर रहा हो। जब वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहा था तो बेसिकली यहाँ पर लोग अब उससे फ्राइटन हो गए, क्योंकि वो कह रहा था कि मोनार्की खत्म करो, डेमोक्रेसी लेके आओ। सो कंजर्वेटिव्स वर नॉट अटेंटिव कि अबे क्या कर रहा है ये, है मोनार्की के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। लोग घबरा गए कंजर्वेटिव्स, और उसका इंटेंशन देख के कंजर्वेटिव्स डर गए। इसी सिनारियो में यहाँ पर मेटरनिच ने एक स्टेटमेंट दिया, और मेटरनिच ने कहा कि मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर वो है ग्युसेप्पे मैज़िनी। तो आपसे पूछ सकता है 1 मार्कर में कि ये स्टेटमेंट मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अ सोशल ऑर्डर ये किसने बोला हुआ है? मेटरनिच ने बोला है। और किसके लिए बोला था? ये बोला था ग्युसेप्पे मैज़िनी के लिए। आई होप ये आपको यहां क्लियर हो गया। पार्ट 3, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। अब मैंने आपको बताया था कि जब देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया 1789 में, उसके बाद मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात आई, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, किस तरह से नेशनलिज्म बढ़ रहा था। तो एक तरफ थे कंजर्वेटिव्स, एक तरफ थे यहाँ पर लिबरल्स। कंजर्वेटिव्स चाह रहे थे कि पुराना तरह का ऑर्डर आ जाए, ओल्ड स्कूल ऑर्डर चलता रहे। लिबरल्स चाह रहे थे डेमोक्रेसी वाला ऑर्डर हो, फ्रीनेस हो जगह सोसाइटी में। तो जब ये दोनों तरीके के लोग होंगे तो इन दोनों के बीच में क्लैशेस होंगे कि नहीं होंगे? ये कुछ और चीज डिमांड कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं मोनार्की हो, चर्च का बलबोला हो, ये चाह रहे हैं ट्रेडिशनल कल्चर हो, ये चाह रहे हैं मॉडर्निटी हो। होता है ना भैया, हमारे दादाजी लोग हैं वो बहुत पुरानी चीजें बात करते हैं, वो बात करेंगे पुरानी बातों की। उनको चाहिए पुराने गाने ब्लैक एंड व्हाइट वाले, हमको चाहिए एकदम हाई गर्मी वाला गाना। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं, और जब दोनों में डिफरेंसेस होते हैं तो वहां क्लैश हो जाता है, और जब क्लैश होगा तो इट विल लीड टू समथिंग कॉल्ड एज रेवोल्यूशंस। सो यू विल सी फ्रॉम 1830 से लेकर 1848 तक यूरोप वाज अंडर द फेज ऑफ रेवोल्यूशंस। बहुत रेवोल्यूशन हुए। हमारे एनसीईआरटी में जो रेवोल्यूशन डिस्कस हैं उसको जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कंजर्वेटिव्स, ये सब कहानी मैं आपको बता चुका हूं।
कंजर्वेटिज्म, दे ट्राइड टू कंसोलिडेट पावर, वो चाहेंगे कि हमारी पावर वापस आ जाए यूरोप में, और उसकी जगह उन्होंने ट्रेडिशनल वैल्यूज को सपोर्ट किया, उन्होंने यहाँ इनोवेशन, किसी प्रकार के चेंज को मना किया। वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, जो कंजर्वेटिज्म होना चाहिए वही चलना चाहिए, ठीक है, मतलब जो पहले के स्कूल ऑफ थॉट था, जो पहले का कल्चर था, वही होना चाहिए। सो दे ट्राइड टू कंसोलिडेट। लेकिन यहाँ पर जो उनके अगेंस्ट, कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट जो दो लोग खड़े थे, एक तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी लिबरलिज्म, ठीक है, लिबरलिज्म। लेकिन यहीं पर लिबरलिज्म के साथ दिस गॉट एसोसिएटेड विद नेशनलिज्म। अभी तक लिबरलिज्म की बात हो रही थी खाली, कि हमको लिबरलिज्म चाहिए, नेशनल यूनिटी, लिबरलिज्म। लेकिन लिबरलिज्म, लिबर्टी, फ्रीडम के साथ साथ अब वो कहने लगे हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग भी आ गई है, यानी हम अब देश के लिए बात करना चाहते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं। हम देश को, हम यूरोप को इस पूरे जो मोनार्की वाला फेज है उससे खत्म करना चाहते हैं। सो अब बेसिकली लिबरलिज्म और नेशनलिज्म दोनों एक साथ मिल गए एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट दी कंजर्वेटिज्म। और इसी की वजह से आपको पूरे यूरोप में 1830 से लेकर 1850 तक, 1848 तक 18 साल 20 साल का फेज आपको पूरा रिवॉल्यूशन से मिलेगा। बहुत ज्यादा बवाल हो रहा था पूरे यूरोप में। एक तरफ आप देखोगे यहाँ 1830 का बवाल हुआ, उसके बाद 1848 का बवाल, अरे भैया बहुत बड़ा बवाल था वो, तो अभी आपको उन सब में डिस्कस करने वाला हूं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये स्टार्ट हुआ, आप देखोगे जब ये चीजें स्टार्ट हुई, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म मिल गया, तो इसकी वजह से आपको यूरोप में कई जगह रेवोल्यूशन देखने को मिले। यू विल फाइंड रेवोल्यूशन इन द इटालियन स्टेट्स, हम पढ़ेंगे अभी इटालियन यूनिफिकेशन। यू विल फाइंड द रिवॉल्यूशन इन जर्मन स्टेट्स, हम पढ़ेंगे अभी जर्मन रिवॉल्यूशन। देन इन पोलैंड, देन इन आयरलैंड, हमको आयरलैंड भी पढ़ना है, एंड देन ऑटोमन एम्पायर, हमको ये भी पढ़ना है। तो 4 चीजें मैं आपको डिस्कस करने ही वाला हूं, चूंकि बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज कंजर्वेटिज्म और इनके बीच में यहां लड़ाई स्टार्ट हो गई। लड़ाई, एक तरह से लड़ाई थी, उसका इफेक्ट क्या देखने को मिला? इफेक्ट देखने को मिला आयरलैंड में बगावत, ऑटोमन एम्पायर में बगावत, इटालियन स्टेट्स में बगावत, जर्मन स्टेट्स में बगावत, पोलैंड में बगावत। लेकिन मैं आपको इन 4 के बारे में डिस्कस करूंगा ही, क्योंकि ये आपके सिलेबस एनसीईआरटी में है, ठीक है। एज ऑफ रिवॉल्यूशंस का कहानी समझ में आ रहा है आपको? तो आप देखोगे 1830 में पहला यहां पर शुरू होता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपको रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है, दैट इज इन जुलाई 1830। और यहां पर क्या हुआ था कि जो आपको याद है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जब पढ़ाया था तो वहां बताया था कि फ्रांस बुर्बन डायनेस्टी के अंदर था। बुर्बन डायनेस्टी के किंग्स थे। लेकिन जब फ्रांस में मोनार्की खत्म होती है तो बुर्बन डायनेस्टी खत्म हो जाती है, ठीक है। 1815 के बाद क्या होता है, बुर्बन डायनेस्टी वापस आ जाती है, क्योंकि नेपोलियन हार जाता है और कंजर्वेटिव्स वही पुराने चीजों को फिर से ले आते हैं। तो बुर्बन डायनेस्टी वाज रीइंस्टेटेड। तो जो बुर्बन डायनेस्टी 1815 के बाद रीइंस्टेट करी गई थी, उसको अब लिबरल्स ने उखाड़ फेंका। क्योंकि लिबरल्स नाउ दे वर डूइंग रिवॉल्यूशन, उन्होंने उसको उखाड़ फेंका। समझिएगा 1830 का रिवॉल्यूशन है। जुलाई 1830 में क्या हुआ कि जो बुर्बन डायनेस्टी रीइंस्टेटेड हुई थी 1815 के बाद बाय द कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स ने अपने रेवोल्यूशन से उसको भी ओवरथ्रो कर दिया। तो बुर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर आफ्टर 1815 बाय कंजर्वेटिव्स वर नाउ ओवरथ्रोन बाय द लिबरल्स। और जब लिबरल ने बुर्बन डायनेस्टी को फेंक दिया तो उसकी जगह आया कौन? उसकी जगह क्या आया? उसकी जगह आया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई तो उसको हेड कौन करेगा? उसको हेड करने वाला था लुइस फिलिप। ही बिकेम द हेड ऑफ द कंट्री। क्लियर हो रहा है? ये यहां पर अब पूरा हेड बन गया। लुइस फिलिप, वही ब्रांड है जो आप कपड़े पहनते हो, वहीं यहीं से नाम आता है उसका, लुइस फिलिप, ठीक है। ही बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। और यहां पर यह स्टेटमेंट लिखा जाता है कि बोला जाता है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस, जब फ्रांस छींक मारता है तो बाकी पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है। क्योंकि हुआ यही कि जो फ्रांस में हुआ था बुर्बन डायनेस्टी को लेकर, अब जो रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में 1789 में, उसका ही चिंगारी थी जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज तक फैल गई थी। क्योंकि अगल बगल के पड़ोसी है ना, मान लीजिए आपके घर में लड़ाई हो रही है, आपके घर में लड़ाई होगी अगर मान लीजिए, तो डेफिनेटली अगल बगल वालों को सुनाई देगा, पड़ोसियों को। और जब पड़ोसियों को सुनाई देगा तो क्या होगा भाई? डेफिनेटली वो इसका हिस्सा बनेंगे। होता है कि नहीं होता? अगर मान लीजिए आप 2 लड़ाई कर रहे हो घर के अंदर बैठ के, तो उसका इफेक्ट बगल तक तो आएगा ना। यही चीज यहां पर हुआ। फ्रांस के अंदर लड़ाई हो रही थी, रिवॉल्यूशन हो रहा था। रिवॉल्यूशन किस बात का था? मोनार्की खत्म करो, रिवॉल्यूशन इस बात का था। तो अगल बगल वाले कंट्री को लगा ना यार कि वहां मोनार्की खत्म करने की लड़ाई चल रही है, हम भी क्यों नहीं करें, हमको भी चाहिए फ्रीडम। इस वजह से यहां पर दूसरे कंट्रीज में भी वो आग जो फ्रांस में लगी थी वो दूसरे कंट्री में फैलना शुरू हो गई। और यहीं पर ये स्टेटमेंट आता है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। बताइए मुझे आप कमेंट सेक्शन में कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। क्लियर हो गया?
रेवोल्यूशन ऑफ 1830, आपसे क्वेश्चन यहां पूछा जा सकता है, ये भी एक क्वेश्चन यहां फ्रेम हो रहा है। फर्स्ट अपहीवल कौन सा हुआ था, जुलाई 1830, और उसमें क्या हुआ था वो मैंने आपको पूरा लिख दिया है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़िए। तो बेसिकली यहां पर आउटकम्स क्या हुए जुलाई रेवोल्यूशन के, जो 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, आउटकम क्या हुआ, ये भी आप 5 मार्कर में आ जाएगा। तो आपको यहां से लिखना शुरू करना है एंड यू विल राइट टिल हियर, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। 2 मेजर आउटकम्स हुए थे जुलाई रेवोल्यूशन 1830 के। पहला रेवोल्यूशन हुआ था अपराइजिंग्स इन ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में अपराइजिंग हुआ और बेल्जियम ब्रोक अवे, यानी बेल्जियम टूट गया, किससे, फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नीदरलैंड, नीदरलैंड का हिस्सा यूनाइटेड किंगडम्स, और उससे ब्रुसेल्स निकल के टूट गया। पहला जो इफेक्ट हुआ जुलाई 1830 का। जुलाई 1830 में क्या हुआ था, क्या हुआ जुलाई 1830 में, व्हाट इज द रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन है कि बूरबॉन किंग्स जो 1815 के बाद रीइंस्टेट कर दिए गए थे, उनको लिबरल्स ने उखाड़ फेंका। जब दूसरे कंट्री ने देखा कि यार लिबरल्स ने मोनार्की खत्म कर दी है, फिर से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गई है, तो ब्रुसेल्स ने कहा भैया हम भी नहीं रहेंगे मोनार्की के अंदर, और ब्रुसेल्स टूट जाए, बेल्जियम मतलब ब्रुसेल्स में हुआ, बेल्जियम निकल जाता है यूके से, पहला। दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस की बात करेंगे अगर आप, तो 15th सेंचुरी में इट वाज द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। 15th सेंचुरी ग्रीस वाज द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, और जब ग्रीस ऑटोमन एम्पायर का पार्ट होता है तो यहां पर भी जो आग फ्रांस में लगी थी वो आग दूसरे ग्रीस के देशों में पहुंची। जब ग्रीस के देशों में पहुंची तो वहां पर भी नेशनलिज्म का राइज हुआ, वहां भी नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी, और उसको आप देखिए ग्रीस को वहां सपोर्ट मिल गया वेस्ट यूरोप का। और वेस्ट यूरोप में कौन हुआ, कौन सी कंट्रीज हुई, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज कौन कौन सी हुई, कंट्रीज लाइक फ्रांस, ये सब वेस्ट यूरोप में थे ना, तो उनका सपोर्ट मिलने लग गया ग्रीस को। एंड फाइनली साथ में जो पोएट्स थे, जैसे यहाँ पर लॉर्ड बायरन एक पोएट था, इसका सपोर्ट भी यहाँ पर इनको मिलना शुरू हो गया, किसको, ग्रीस को। और इसकी वजह से यहाँ पर ये लड़ाई स्टार्ट होती है, यहाँ पर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए। क्यों आज़ादी, किससे आज़ादी लेनी है, आज़ादी लेनी है उनको, ऑटोमन एम्पायर थे ना भाई, ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, तभी तो यहाँ लिखा है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई कैसे लड़ता है, ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ता है। और वो क्या करके उसमें कैसे लड़ना स्टार्ट होता है, तो भैया वहाँ भी पहले नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरी बात, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज उनको सपोर्ट करते हैं, नंबर 2। और फिर उसके बाद पोएट्स भी वहाँ पर सपोर्ट करते हैं, जैसे कि लॉर्ड बायरन। जब ये चीज़ हुआ तो इसके बाद यहाँ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई, और इसका आउटकम था 1832 में, आप देखोगे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन कर दी जाती है। आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई। तो ट्रीटी ऑफ वियना अलग है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल अलग है, ठीक है। वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कॉन्स्टेंटिनोपल इज द नेम ऑफ अ प्लेस नियर इस्तांबुल, इस्तांबुल के पास एक जगह है कॉन्स्टेंटिनोपल। एक्चुअली इस्तांबुल बोलने लगे हैं उसको अब, कॉन्स्टेंटिनोपल इज नो मोर एग्जिस्टिंग, लेकिन अब उसको इस्तांबुल बोलते हैं, ठीक है। वेरी नियर क्लोज टू इस्तांबुल ये जगह थी। तो इस जगह के नाम पे यहाँ पर एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। आई होप ये भी आपको यहाँ क्लियर हो गया। तो आपसे बेसिकली अगर पूछा जाए आउटकम ऑफ जुलाई रेवोल्यूशन 1830, तो आपके पास यहाँ से लेकर लिखने को ये आपके पास आंसर है, ठीक है। यू विल राइट कि हुआ क्या था 1830 में, उसका आउटकम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गई, लुइस फिलिप हेड हो गया, और फिर यहाँ पर स्टेटमेंट दिया कि जब फ्रांस में कुछ ठंड लगेगी, स्नीजेस, रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, और फिर एक्चुअली उसके आउटकम क्या थे, ब्रुसेल्स में आउटकम क्या है वो बताना, और ग्रीक का आउटकम बता देना, ठीक है। लेकिन चीज़ ये आती है कि सिर्फ नेशनलिज्म जो है, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म था, वो खाली वॉर्स और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से खाली नहीं हुआ था। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ लड़ाई के थ्रू ही यहाँ पर टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया गया, इसमें कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, कल्चर का, क्योंकि कल्चर है वो आपको आर्ट, वो आपको स्टोरीज, म्यूजिक, ठीक है ना, लैंग्वेज, पोइट्री, इन सब से बांध के रखता है। क्योंकि ना अगर आप देखो इंडिया, इफ़ यू लिसन टू सम पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, होता है ना, तो आपको एक फीलिंग आती है कि इंडिया का अभी बच जाएगा ना कोई ऐसा पैट्रियोटिक सॉन्ग, तो आप झूम उठोगे, है ना। फिर उसके आप देखो कि ये फीलिंग सेम वहां पर भी थी। सिर्फ लड़ाइयों से चीज़ें नहीं जीती गई, इंडिया के इंडिपेंडेंस में भी देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जो कल्चरल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट थी, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स हुए थे, ठीक है। उसके अलावा आप देखो गणपति फेस्टिवल हुआ था, है ना, ये सब फेस्टिवल्स हुए थे, तो ये इसका भी रूल आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली कल्चर क्या करता है, कल्चर क्या करेगा, यूनिटी लेके आता है, क्योंकि कल्चर मैच कर जाता है तो लोगों को यूनाइटेड फील होता है। मेरा कोई कल्चर है, आपका कोई कल्चर है, अगर हम दोनों कल्चर मैच हो जाता है, देयर इज अ फीलिंग ऑफ यूनिटी, अच्छा अरे यार एक लोग हैं हम लोग, तो वो कल्चर का फीलिंग यहाँ पर यूरोप में भी था। तो कल्चर, आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, इन सब से नेशनलिस्ट फीलिंग्स आई, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी नेशनलिस्ट फीलिंग्स को जो कल्चर की वजह से आई, उसको हम लोग बोलते हैं रोमांटिसिज्म।
तो आपसे कभी कभी 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि यह रोमांटिसिज्म क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो रोमांटिसिज्म मतलब नेशनलिस्ट फीलिंग्स विच डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द कल्चर। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। लेकिन अगर यहां पर आपको डेफिनेशन लिखनी हुई तो ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग। ये यहां पर लिखा हुआ है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। तो रोमांटिसिज्म की बात करेंगे तो रोमांटिसिज्म जो आर्टिस्ट थे, जो रोमांटिक पोएट्स थे, वो क्या कह रहे थे? वो बेसिकली फोकस कर रहे थे इंट्यूशन पे, वो बेसिकली फोकस करते थे इमोशंस पे, वो बेसिकली फोकस कर रहे थे मिस्टिकल फीलिंग्स पे। ठीक है, और वो क्रिटिसाइज कर रहे थे किसी भी ग्लोरिफिकेशन को जो रीजन या साइंस की वजह से हो रहा है। रोमांटिसिज्म कल्चर की बात कर रहे हैं एकदम, कोई साइंस नहीं, कोई रीजन नहीं, हमें फोकस करना है सिर्फ किस पे? मिस्टिकल फीलिंग्स पे। ठीक है, बैठ गए बस गाना गा रहे हैं बैठ के, मिस्टिकल फीलिंग्स, कल्चर, ठीक है, सॉन्ग्स, पोएट्स, इन सब की चीजें चल रही हैं, सूफिज्म, भक्तिज्म, ये सब चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव वाज टू क्रिएट अ कॉमन कल्चरल पास्ट। रोमांटिक पोएट्स या रोमांटिक जो भी नेशनलिस्ट आर्टिस्ट थे, उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? टू क्रिएट व्हाट? क्रिएट अ कॉमन कल्चरल पास्ट, और दूसरा क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव हेरिटेज, ये बनाना। ठीक है, एंड दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ अ नेशन। नेशन का फॉर्मेशन यहीं से होता है जब लोगों के अंदर क्या आएगी? कलेक्टिव हेरिटेज हो जाएगा, एक कॉमन बिलोंगिंगनेस आ जाएगी, लोगों के अंदर कल्चरल पास्ट, कॉमन कल्चर पास्ट बन जाएगा, तो यहां पर लोगों के अंदर एक कॉमन फीलिंग आएगी किसी एक नेशन के लिए, और इसी को हम लोग बोलते हैं रोमांटिसिज्म। आई होप ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आप देखोगे तो और भी यहाँ रोमांटिक्स थे पोएट। एक तो जो कल्चर की बात कर रहे थे, जो जैसे वो नाम हो गया जॉन गॉटफ्रीड, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, वेरी इंपॉर्टेंट, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो बेसिकली क्या कह रहा था? ही वॉज टॉकिंग अबाउट द ट्रू जर्मन कल्चर, और इनका कहना यह था कि जो जर्मन का कल्चर आएगा दैट कैन कम थ्रू समथिंग कॉल्ड एज दास वोक। दास वोक का मतलब ये था कि कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग दी कॉमन पीपल। हमको कल्चर को खोजना पड़ेगा कॉमन पीपल के बीच में, कि उनके बीच में, कॉमन पीपल के बीच में, व्हाट आर दी कॉमन थिंग्स, व्हाट आर दी कॉमन कल्चर, और ये कैसे अटेन होगा? दिस कैन बी अटेन्ड थ्रू समथिंग कॉल्ड एज दास वोक। वो यहाँ वोक जीस्ट की बात कर रहा था, मतलब किसने इसको? ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, यानी नेशन का ट्रू स्पिरिट क्या है, नेशन किस सेंस में, किस मायने में नेशन हमारा किस तरीके से चल रहा है, व्हाट इज दैट कॉमन थिंग विच इज बाइंडिंग द एंटायर नेशन, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। क्या चीज है जो पूरे देश को बांध के चल रहा है? वो चीज हमें कैसे मिलेगी? दैट कैन बी फाउंड थ्रू वोक जीस्ट। वो दास वो कैसे मिलेगा हमको, यानी हमें कैसे पता चलेगा व्हाट इज दी कॉमन कल्चर ऑफ द पीपल? कैसे पता चलेगा? थ्रू फोक सॉन्ग्स, थ्रू फोक पोएट्री, थ्रू फोक डांसेस। ये चीज यहां पर बोली गई। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जो थी, फोक लोर जो थे, बेसिकली वो हमारी एंशिएंट नेशनलिस्ट फीलिंग्स के साथ साथ मॉडर्न नेशनल फीलिंग्स को भी डेवलप कर रहा था। मतलब यहाँ ये तो था ही कि हाँ एंशिएंट फीलिंग्स जो थी, एंशिएंट हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज थे, वो तो प्रमोट हो ही रहे थे, लेकिन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस से, लेकिन उसके अलावा मॉडर्न सोसाइटी भी हमारी डेवलप हो रही थी। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ 1830s में? अब क्या हुआ? इकोनॉमिक हार्डशिप बढ़ जाती है यूरोप में, इकोनॉमिक हार्डशिप्स, अब सब बहुत दिक्कत है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, माइग्रेशन बढ़ रहा है फ्रॉम रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज, एरिस्टोक्रेसी प्रिवेलेंट है, एरिस्टोक्रेसी सप्रेशन कर रही है, लोगों का जो पुअर पीपल है उनको सप्रेस कर रही है। ठीक है ना, तो हुआ क्या? जो स्मॉल पीजेंट्स हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, पीजेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं। तो और साथ में अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस 1830s में यू विल फाइंड इट वाज अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट, बहुत ज़्यादा फसल खराब थी, और फसल खराब होने की वजह से क्या हुआ? फूड प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जब 1848 का समय आया तो 1848 में फूड का शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गया था, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया था, लोग रोड्स पे आ गए थे, और यहाँ पर जो अब राजा था, मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आई थी, लुइस फिलिप जो राजा था, लुइस फिलिप, वो यहाँ से अपनी गद्दी छोड़ के भाग गया, क्योंकि उससे सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही थी, और जब गद्दी छोड़ के भाग गया तो अब यहाँ जो नेशनल असेंबली थी, जो बेसिकली बताया था नेशनल असेंबली बनेगी, वो नेशनल असेंबली ने पावर प्रोक्लेम कर दी। लुइस फिलिप भाग गया तो उसकी जगह कौन रूल करेगा? तो उसकी जगह आ गया कौन? उसकी जगह बैठ गया आके नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली स्टार्टेड टू रूल, यहाँ पर पूरा यूरोप में आया, और जब नेशनल असेंबली आई तो बेसिकली इट बिकेम अ रिपब्लिक। और जब नेशनल असेंबली सामने आती है तो वही सारी चीज़ें जिनकी डिमांड हो रही थी,
इसने सफरेज ग्रांट दिया, इसका मतलब सफरेज मतलब वोटिंग का राइट मिल गया। हर वो मेल जो 21 ईयर्स के अबव था उनको यहाँ वोट करने का अधिकार मिला, उनको यहाँ पर राइट टू वर्क काम करने का अधिकार मिला, और उसके बाद उनको यहाँ पर एक नेशनल वर्कशॉप बनाया गया ताकि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए अपनी तैयारी कर सकें, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट को लेना है, ये यहाँ पर नेशनल असेंबली करने लग गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर एक एपिसोड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपके एग्जाम में आता है, व्हाट इज सेलेसिया एपिसोड ऑफ 1845। इट कैन बी आस्क्ड इन 5 मार्कर क्वेश्चन, या 3 मार्कर में तो आ ही सकता है। ठीक है, इसके अलावा 2 मार्कर में आ जाए तो भी आप लिख देना। सेलेसिया एपिसोड ऑफ 1845, सिंपल भाषा में व्हाट क्या है ये एपिसोड? इट इज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स बाय द वीवर्स। एक ऐसा रिवोल्ट है जो कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब ये वीवर्स ने किया था, जो वीविंग करते हैं, किनके खिलाफ? कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट, इनके खिलाफ किया था। ठीक है, कब किया? 4 जून को किया। क्या इंसिडेंट था? इंसिडेंट ये था कि दोपहर के 2 बजे एक बहुत बड़ा क्राउड वीवर्स का वो इमर्ज होता है, घर से बाहर निकलता है, और वो उन कॉन्ट्रैक्टर्स के मैंसन की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रिवोल्ट होता है, और वहाँ डिमांड रखते हैं वो लोग कि हमको अपनी वेजेस को बढ़वाना है, यानी उनकी डिमांड ये थी, वी वांट हाई वेजेस। ऐसे ही आप याद कर लो, सेलेसिया एपिसोड क्या है बता दिया, कब हुआ ये, इंसिडेंट क्या था ये, डिमांड क्या थी, हाई वेजेस। तो बेसिकली जब ये चीज हुआ तो इसका आउटकम क्या निकल के आया? व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द सेलेसिया एपिसोड? फर्स्टली, पीपल, जो लोग इकट्ठा होके बढ़ गए थे मैंसन कॉन्ट्रैक्टर से घरों की तरफ, जब लोग पहुंचे तो लोगों ने स्मैश कर दिया, विंडो पेन्स तोड़ दिए, फर्नीचर तोड़ दिए, उसके अलावा स्टोर हाउसेस तोड़ दिया। स्टोर हाउस तोड़ने के बाद उसको लूट लिया, इट गॉट प्लंडर्ड। और जब ऐसा हुआ तो कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो वहां से भाग निकले पड़ोस के गाँव में, और जो पड़ोस के गाँव में जाते हैं तो वहां पर पड़ोस के गाँव वाले उनको शेल्टर ही नहीं देते हैं, कहते हैं भैया भाग जाओ यहाँ से, हम शेल्टर नहीं देंगे। पीपल रिफ्यूज टू गिव शेल्टर, और जब वो मना कर देते हैं शेल्टर देने को तो वहां पर बहुत ही बड़ा क्लैश होता है वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में, जिसमें 11 वीवर्स को शॉट डेड कर दिया जाता है, यानी 11 वीवर्स को मार दिया जाता है। अब बेचारे मर गए। अब सोचिए, ये कहानी देखिए आप, उनकी डिमांड थी भैया हाई वेजेस की लड़ रहे हैं, उसके बाद भी तुम उनको गोली मार देते हो, क्या तरीका है तुम्हारा? ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो बेसिकली यहां रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 की बात करें, ये भी एक क्वेश्चन, वो आपको सेलेसिया एपिसोड हो गया। ठीक है, दैट वाज सेलेसिया एपिसोड, वो आपका अलग है 1845 का। अब हम बात करने जा रहे हैं रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 की, बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है। अगेन इट कैन बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम, मैंने मार्क कर रखा आपको पहले से। तो अब ये रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 है, अब देखिए कौन करेगा? ये एजुकेटेड मिडिल क्लास करेगा। समझिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर, एजुकेटेड मिडिल क्लास ने ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, भाई उन्हें करना ही था क्योंकि हर चीजें बढ़ रही हैं लिबरल्स डेमोक्रेसी की तरफ। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास ने रिवॉल्यूशन किया, और ये रिवॉल्यूशन लिबरल्स के द्वारा हुआ था। वही बात है ना, लिबरल्स और मिडिल क्लास एक ही था। लेकिन बात यह है कि रिवॉल्यूशन हुआ क्यों? वहाँ 1848 का रिवॉल्यूशन, उसके यहाँ पर 3 रीजंस हैं। पहला, क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। उन्होंने कहा कि भैया हमको अब ये बहुत हो गया, हमको एक नेशन स्टेट चाहिए। वी वांट अ मॉडर्न नेशन स्टेट, एक देश होना चाहिए विद सेट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होने चाहिए, विद सेट बाउंड्रीज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो जो भी यहाँ नेशनल असेंबली बनेगी, नेशन स्टेट बनेगा, उसको हम लोग पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल से गवर्न करेंगे। एज आई जस्ट टोल्ड यू कि सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए, एक पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स हैं उनसे गवर्न होना चाहिए वो असेंबली। एंड थर्ड थिंग, उन्होंने कहा कि यहाँ फ्रीडम होना चाहिए। फ्रीडम किस चीज़ की? फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एसोसिएशन। ये किसकी डिमांड थी? ये डिमांड थी मिडिल क्लास की, ये डिमांड थी एजुकेटेड क्लास की, ये डिमांड थी लिबरल्स की। आई होप आपको ये चीज यहां पर एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे देखिए। तो बेसिकली यहां पर आप देखिए हुआ क्या कि जर्मनी की बात कर रहे हैं, तो जर्मनी में मिडिल मैन और जो लिबरल्स थे, बेसिकली दिस डिसाइडेड बेसिकली व्हाट, दे मेट एट फ्रैंकफर्ट सिटी। फ्रैंकफर्ट सिटी में वो लोग मिलते हैं, 58 मिनट्स, चलिए। तो फ्रैंकफर्ट सिटी में मिलते हैं वो लोग। जब फ्रैंकफर्ट सिटी में मिलते हैं तो वहाँ पर वो लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाते हैं, और दे डिसाइड करते हैं कि हम वोट करेंगे एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए। ये उनका यहाँ पर डिमांड होता है। और 18 मई को क्या होता है कि 831 मेंबर्स, आप देखिए, वो इलेक्ट किए जाते हैं, और वो यहाँ पर जर्मन का कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं। अब यहाँ पर जो जर्मन का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, दिस जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस नेशन वॉज टू बी हेडेड बाय अ मोनार्क। मोनार्क होगा, और वो मोनार्क सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट होगा। अब देखिए ये चीज बोल दिया गया कि यार यहीं पर तो यही बोला गया था, वाई रिवॉल्यूशन? वो चाह रहे थे नेशन स्टेट आए, नेशन स्टेट आ गया, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। लेकिन उसमें क्या कहा गया कि जो इसको हेड करेगा, रूल करेगा, वो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल से होना चाहिए। तो अपने यहाँ भी पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल यही है, हमारे यहाँ भी तो मोनार्क एक तरीके से प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट इज गाइडेड बाय दी पार्लियामेंट, होता है कि नहीं?
वही यहाँ पर है। 18 मई को जर्मनी में यहाँ लोग मिले, मिडिल मैन लिबरल्स मिले, एक शहर है उसको बोलते हैं हम फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट में मिले और वहाँ पर एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की स्थापना होती है और फिर वहाँ पर वो वोट करते हैं एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए। ये नेशनल असेंबली की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ 831 मेंबर्स इस असेंबली में यहाँ पर इलेक्ट होते हैं और फिर ये मेंबर्स जो 831 हैं ये जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और यहाँ पर कहा गया कि जो नेशन बना है उसमें जो मोनार्क है वो सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट होगा, यानी पार्लियामेंट को अंदर वो कंट्रोल करेगा। जब ये बातें लेकर हम लोग ये पहुंचे फ्रेडरिक विलम के 4 के पास कि भैया ऐसी ऐसी बात है, आपको राजा बना देंगे, मोनार्क बनाएंगे, लेकिन आप पार्लियामेंट के अंडर होगे। तो फ्रेडरिक विलियम के आ गया, ऐसा कैसे हो गया, हम नहीं लेंगे, हम नहीं बैठे, हम क्राउन नहीं लेंगे, ये क्या तरीका है कि पार्लियामेंट के अंडर हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं। सो बेसिकली दे रिजेक्टेड दी क्राउन ऑफर, क्राउन के ऑफर को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने क्राउन के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, किसने? फ्रेडरिक विलियम ने। उन्होंने कहा हम पार्लियामेंट के अंडर यहाँ पर नहीं आएंगे और फ्रेडरिक विलियम ने यहाँ पर और लोगों के साथ ज्वाइन कर लिया और ताकि वो इस इलेक्टेड असेंबली को अपोज कर सकें। वो इस पर्टिकुलर असेंबली के फेवर में नहीं था जो यहाँ जर्मनी में बनी थी। तो फ्रेडरिक विलियम बेसिकली यहाँ क्या करता है, मिडिल क्लास का जो यहाँ पर होता है, बेसिकली फ्रेडरिक विलियम 4 दे स्टार्टेड इग्नोरिंग द डिमांड ऑफ वर्कर्स। समझिएगा, फ्रेडरिक विलियम 4 उसने मना कर दिया, ठीक है। जब मना कर दिया तो उसको गद्दी पे अब भाई फ्रेडरिक विलियम 4 तो बैठ नहीं रहा है गद्दी पे, ही रिजेक्टेड द क्राउन। तो अब बेसिकली कौन बैठेगा, हु विल रूल? तो मिडिल क्लास स्टार्टेड रूलिंग। लेकिन जब मिडिल क्लास रूल करना शुरू करता है सो दे स्टार्टेड इग्नोरिंग द डिमांड ऑफ वर्कर्स। तो ये मिडिल क्लास ही यहाँ पर क्या होता है, करप्ट हो जाता है। ये मिडिल क्लास करप्ट हो जाता है, पावर आ गई ना, दिमाग खराब होने लगे, दिमाग खराब हो गए। इन्होंने जो वर्कर्स थे भैया, जो लोग उनको सपोर्ट करते थे, उन्हीं की डिमांड को उन्होंने सुनना बंद कर दिया। जब ऐसा होता है व्हेन यू गेट दी पावर, पावर कहते हैं एक बहुत फेमस सेइंग है, पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो यहाँ पर यही हुआ, यहाँ पर मिडिल क्लास को पावर मिल गई, वो एब्सोल्युटली करप्ट हो गए और जब एब्सोल्युटली करप्ट हो जाते हैं तो मिडिल क्लास वो बिल्कुल भी यहाँ पर वर्किंग क्लास की बातों को नहीं सुनती है और जब नहीं सुनती है तो यहाँ पर फिर नेशनल असेंबली में आर्मी एंटर करती है और असेंबली यहाँ पर टोटली डिसबैंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो लोग वर्किंग क्लास की बात सुनते ही नहीं है। मिडिल क्लास को पावर मिल गई, पावर मिल गई तो एकदम अंधे हो गए, जाने कहाँ समझने लगे अपने आप को। तो आर्मी एंटर करती है और असेंबली को यहाँ डिसबैंड कर देती है, ठीक है। तो देखिए पॉलिटिकल राइट्स की बात करें अगर वुमेन की, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको यहाँ बन सकता है कि इस पूरे रिवॉल्यूशन में वुमेन का यहाँ पर कितना स्टेटस सिग्निफिकेंस रहा। तो देखिए वुमेन का जो पॉलिटिकल राइट्स की बात है, वुमेन के जो स्टेटस की बात है वो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रही, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल थी। वुमेन बेसिकली दे फॉर्म्ड पॉलिटिकल एसोसिएशंस, दे फाउंडेड द न्यूज़पेपर्स, दे टुक पार्ट इन द डेमोन्स्ट्रेशंस, सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन फिर भी आप देखोगे डिस्पाइट ऑल दिस उनको कुछ नहीं मिला, ठेंगा मिला। एंड दे वर ओनली अलाउड टू सिट इन दी बालकनी, जहां पर वो बैठ के पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को खाली देख सकती थी, ठीक है, और वो कुछ नहीं कर सकती थी। कहानी क्लियर हो गई? तो बेसिकली यहाँ क्या लिखा है, दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848 दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। तो भले यहाँ कंजर्वेटिव्स ने लिबरल्स को यहाँ पर एकदम से सप्रेस करने की कोशिश करी कि हम लिबरल्स को ख़त्म कर पाएँ, लेकिन फिर भी वो जो ऑर्डर था कंजर्वेटिव्स का वो वापस उसको लेके नहीं ला पाए, मतलब वो चीज़ वापस स्टैब्लिश नहीं हो पाई। तो मोनार्क को अब ये लगने लगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम है कि हम मोनार्की फिर से ला पाएँ। तो उसने कहा चलो एक काम करते हैं, क्यों ना हम ही यहाँ पर मॉडर्न प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें, क्यों ना हम ही कह दें कि हाँ भैया जय जयकार करो, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्योंकि यही तरीका है ना। अगर मैं मोनार्की करता रहूँगा तो एक टाइम बाद ये मुझे ही फेंक देंगे उठा के। तो जगह गद्दी बैठना है तो एक काम करो, जय जयकार कर दो रिपब्लिक की, डेमोक्रेसी की, कि भैया हमको भी डेमोक्रेसी चाहिए। तो अब मोनार्की जो थी वो खुद नेशनलिस्ट फीलिंग्स फैलाने लगी, ये इंपॉर्टेंट था। मोनार्की रियलाइज कि साइकिल ऑफ रिवॉल्यूशन कंटिन्यू होता रहेगा, बार बार रिप्रेशन होता रहेगा, और इसको एंड करने का तरीका क्या है, बाय ग्रांटिंग कंसेशंस टू दी लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज। उनको आप खुद यहाँ पर लिबरल्स को इंसेंटिव्स और यहाँ पर क्या कर दो, उनको लिबरल्स को ग्रांट कर दो। तो आउटकम क्या था इस 1848 के रिवॉल्यूशन का, इतना बड़ा जो हुआ उसमें आउटकम ये था कि मोनार्क जो थे, आप देखोगे ये चेंजेस ले आए थे, सेंट्रल और ईस्ट यूरोप में चेंजेस आ गया था। उसके अलावा आप देखोगे ये जो सर्फडम और बॉन्डेड लेबर था ये भी एबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। रशिया और हिल्सबर्ग डोमिनियन में सर्फडम और लेबर एबॉलिश हो गया, बॉन्डेड लेबर एबॉलिश हो गया 1848 के बाद। मोनार्क्स जो हैं सेंट्रल और ईस्ट यूरोप की बात करोगे तो वहाँ भी बहुत सारे चेंजेस हो गए थे। क्लियर हो रहा है? अब मैं थक रहा हूँ बोलते बोलते, पार्ट 3 कंप्लीट हो गया, हमको 1 घंटा हो चुका है, बट अब जल्दी हो जाएगा।
पार्ट 4 की बात करें तो यहां से आता है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो हुआ क्या था, देखिए नेपोलियन फिनिश होता है, नेपोलियन के बाद ट्रीटी ऑफ वियना आती है। ट्रीटी ऑफ वियना जो बेसिकली थी उसमें क्या किया गया था कि जर्मनी को रख दिया गया था ऑस्ट्रिया के अंदर। समझिएगा, ट्रीटी ऑफ वियना का एक प्रोविजन ये था कि जर्मनी विल बी पुट अंडर दी ऑस्ट्रिया किंगडम। तो जर्मनी मिल गया ऑस्ट्रिया को। तो जब जर्मनी ऑस्ट्रिया को मिल गया तो इस वजह से जो ट्रीटी ऑफ वियना के प्रोविजंस थे वो जर्मन यूनिफिकेशन में बहुत अड़चन पैदा कर रहे थे। जर्मनी को यूनिफाई करना था, है ना, लेकिन जर्मनी था ऑस्ट्रिया के अंदर, ऑस्ट्रिया यूनिफाई होना नहीं, ऑस्ट्रिया चाहता नहीं था कि जर्मनी यूनिफाई हो जाए। समझ रहा, क्योंकि ऑस्ट्रिया का अपना पर्सपेक्टिव था, अपना एडवांटेज था। तो बेसिकली जर्मनी की बात करेंगे हम लोग जर्मनी स्टेट्स की, तो ये कॉन्फेडरेशन था ऑफ 39 स्टेट्स, और यहाँ पर 3 कैटेगरी की स्टेट्स थी, नॉर्दर्न, सेंट्रल और सदर्न। और इसमें जो आप देखोगे इन स्टेट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट थी जर्मनी की, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रोशिया, जिसको हम लोग प्रशिया कहते हैं। इट वॉज द मोस्ट पावरफुल इन साइज एज वेल एज इन मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो बेसिकली यहाँ पे एक सवाल यह आ सकता है कि ये बताइए 1815 में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी। 1850 से पहले एक ईयर मैंने आपको बताया 1848 में रिवॉल्यूशन हुआ था। तो बेसिकली इस पीरियड में 1815 से लेकर 1850 तक, इन पीरियड में यहाँ पर यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो है जर्मनी का वो यहाँ स्लो क्यों रहा। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर 5 मार्कर में आ गया, ये 5 पॉइंट्स लिखे हैं। पॉलिटिकल डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा थी, कहीं कहीं कोई सिस्टम चल रहा था किसी कंट्री में, किसी और कंट्री में कुछ और सिस्टम चल रहा था, ठीक है। ऑस्ट्रिया का इंटरफेरेंस, आई टोल्ड यू, ट्रीटी ऑफ वियना की वजह से क्या हुआ था, जर्मनी वॉज इनसाइड दी कंट्री ऑफ जर्मनी को ऑस्ट्रिया को दे दिया गया था, तो ऑस्ट्रिया का इंटरफेरेंस बार बार हो रहा था, जिसकी वजह से यूनिफिकेशन का प्रोसेस जर्मनी का बहुत स्लो हो गया। उसके अलावा आप देखोगे जर्मन की मिलिट्री बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, जर्मनी मिलिट्री वॉज वेरी वीक। और फिर उसके बाद फॉरेन पावर्स का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन हो रहा था, बार बार फॉरेन पावर्स इंटरवीन कर रहे थे। एंड लास्टली लोगों के अंदर, कॉमन जो मासेस थे उनके अंदर अवेकनिंग नहीं थी, उनके अंदर कोई अवेकनिंग नहीं थी कि भैया हमको अपनी यूनिफिकेशन करना है देश का। वो लोग जानते नहीं थे इसके बारे में, लठ मार के सिखाया जा रहा था, भैया समझो समझो, फ्लो चार्ट बना रहे थे वो लोग भी कि कैसे हमको यूनिफाई करना है जर्मनी को। समझ में आ रहा है, ये 5 रीजंस थे जिसकी वजह से यूनिफिकेशन का प्रोसेस 1815 से लेकर 1850 तक बहुत ज़्यादा स्लो रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए 1848 के बाद हुआ क्या, नेपोलियन का जो रोल था जर्मनी में वो एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित होता है। क्यों ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वाई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि वो नेपोलियन आया तो था रूल करने एक मोनार्क की तरह, लेकिन उसने बहुत सारी अवेकनिंग लोगों के अंदर पहुंचा दी। लोगों को रियलाइज हो गया था कि हमको जो मार पड़ रही है नेपोलियन से, या हम जो सप्रेशन हो रहा है हमारा, उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे अंदर अवेकनिंग नहीं है, उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारा ऑस्ट्रिया का इंटरफेरेंस हो रहा है, उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हमको हमारे देश में पॉलिटिकल डिस्पैरिटी है, हमारे एक बड़ा रीज़न है कि हमारी मिलिट्री बहुत कमज़ोर है। इस वजह से हुआ क्या कि यहाँ पर जब ये राइज ऑफ नेशनलिज्म, भाई यहाँ पर जो क्रेडिट दिया जा रहा है कि नेशनलिज्म की फीलिंग जो यूरोप में हुई वो किसकी वजह से हुई, वो यूरोप की, वो नेपोलियन की वजह से हुई। तो कैसे हुई, देखिए अब यहाँ पर कंजर्वेटिव्स थे, मैंने क्या बताया आपको, कंजर्वेटिव्स को लग गया था, मोनार्क को लग गया था कि भैया अगर हम लोग कंजर्वेटिज्म की बात करते रह जाएंगे तो हमारा कंजर्वेटिज्म का ऑर्डर भी उखाड़ फेंक दिया जाएगा, तो बेटर ये है कि क्यों ना हम ही लोग मॉडर्न चीज़ों की बात करने लगे। तो उन्होंने यहाँ पर कंजर्वेटिव्स ने दे स्टार्टेड मोबिलाइजिंग दी नेशनल सेंटिमेंट्स। उन्होंने खुद कहा कि हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि हम स्टेट पावर को प्रमोट करते हैं। कंजर्वेटिव्स अब खुद कहने लगे कि हमको पॉलिटिकल डोमिनेशन चाहिए यूरोप के अंदर, वो लोग खुद कहने लगे। कंजर्वेटिज्म इज सेइंग दैट वी वांट पॉलिटिकल डोमिनेशन इन द एंटायर यूरोप, ये चीज़ वो खुद बोलने लग गए। ये टैक्टिक्स थी उनकी, उनको अपने गद्दी में बैठना था भाई, अगर मोनार्की करते रहते तो लोग परेशान होकर उनको फेंक देते उठा के, बचने के लिए उन्होंने ये काम कर दिया। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो हैं, ये स्टोरी आप देख रहे हैं नेशनल फीलिंग्स वाली, ये स्टोरी ऑफ 1848 है जो मैंने आपको भी पूरी यहाँ पर सुनाई पहले, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो बेसिकली अब जो मिडिल क्लास जर्मन थे, दे ट्राइड टू यूनाइट, मिडिल क्लास जर्मन बता रहे हैं, मिडिल क्लास, एजुकेटेड क्लास, लिबरल्स, दे ट्राइड टू यूनाइट व्हाट, दे ट्राइड टू यूनाइट दीज थिंग्स। द जर्मन कॉन्फेडरेशन जो 39 स्टेट्स का था, उनको वो यूनाइट करने लगे नेशन स्टेट में, और उन्होंने कहा कि जो नेशन स्टेट यहाँ बनेगा वो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा गवर्न किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो अटेम्प्ट था लिबरल्स का कि गवर्नमेंट का जो यहाँ पर जर्मन कॉन्फेडरेशन है उसको चेंज करेंगे नेशन स्टेट्स में, और वो नेशनल स्टेट्स यहाँ पर इलेक्टेड पार्लियामेंट होगा, ये जो अटेम्प्ट था, दिस बेसिकली अटेम्प्ट वाज क्रश्ड बाय हुम, दिस वाज क्रश्ड बाय मोनार्क एंड बाय द मिलिट्री। और साथ में यहाँ पर सपोर्ट मिला था उनको
प्रशिया के लैंड ओनर्स के द्वारा, उन लैंड ओनर्स को हम लोग कहते थे जंकर्स। 1 मार्कर क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है ये कि व्हाट आर जंकर्स, व्हाट वेयर जंकर्स। समझ में आ रहा है? तो लिबरल्स ने कोशिश करी थी, मिडिल क्लास, दे ट्राइड बेसिकली टू यूनाइट व्हाट, जर्मन कॉन्फेडरेशन जीसी इनटू नेशन स्टेट एनएस, और उन्होंने कहा कि जो नेशन स्टेट आएगा वो हमारा इलेक्टेड पार्लियामेंट होगा। लेकिन ये चीजें उनकी क्रश कर दी गई बाय द मोनार्क एंड दी मिलिट्री। अब यहां पर ये जो मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं इसको आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए। जर्मन यूनिफिकेशन पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही 5 पॉइंट लिख के आइएगा, पूरे के पूरे 5। मैं खड़ा हूं, गया नहीं हूं। तो ये जो 5 पॉइंट लिखे हुए हैं इसका आप स्क्रीनशॉट, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये 5 पॉइंट्स हमारा जर्मन यूनिफिकेशन आपको ऐसे याद रखना है। पहला पॉइंट कि जो इनिशिएटिव थे लिबरल्स के, तो मैंने कहानी आपको बता दी है, मैंने खाली आंसर लिखा है, मैं समझा चुका हूं आपको, ये सब ये दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, ये सब पुरानी कहानी आ चुकी है, सिर्फ आंसर लिख के दिया है। बिकॉज आई रिमेंबर, आई प्रॉमिस्ड यू ऑल कि एक मेंटी क्विज में मैं आप लोगों को उसका आंसर दूंगा, तो वो आंसर आपको एज इट इज मिल गया। आप इसका भी दूंगा, इटली का भी दूंगा। पहला, फर्स्ट पॉइंट, द इनिशिएटिव ऑफ द लिबरल्स टू यूनाइट जर्मनी in 1848 was crushed by the combined forces of monarchy and military, अभी मैंने आपको समझाया। फिर उसके बाद द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी जर्मनी को यूनिफाई करने की वो आ जाती है प्रशिया के ऊपर, ठीक है। प्रशिया का यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर होता है, प्रशिया का यहाँ जो चीफ मिनिस्टर होता है उसका नाम होता है ऑटोवन बिस्मार्क, ऑटोवन बिस्मार्क। और ऑटोवन बिस्मार्क जो है वो अब चीफ आर्किटेक्ट हो जाता है यूनिफिकेशन का। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो है वो बिस्मार्क के अंडर होना स्टार्ट होता है, और यहाँ पर वो 3 लड़ाइयाँ लड़ता है 7 साल तक, ठीक है, 3 वॉर्स फॉर अ स्पैन ऑफ 7 ईयर्स। और वो लड़ता है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के अगेंस्ट, जिसमें तीनों लड़ाइयाँ प्रशिया जीत जाता है। और जब वो जीतता है फाइनली, आप देखोगे जनवरी 1871 में रशियन किंग जो था, रशिया का किंग विलियम वन, उसको बना देते हैं जर्मन का एम्परर। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर लड़ाई तो लड़ी थी बिस्मार्क ने और एम्परर बनाया गया इसको, विलियम वन को। अरे भैया, बिस्मार्क वॉज द चीफ मिनिस्टर, लेकिन जो राजा था प्रशिया का वो किंग कौन था, विलियम वन। तो राजा को राजा बनाओगे ना, चीफ मिनिस्टर थोड़ी बन पाएगा, ठीक है। ये तो एक चीफ मिनिस्टर था बिस्मार्क, राइट। तो यहाँ विलियम वन जो है वो जर्मन का एम्परर बन जाता है। ये 5 पॉइंट हाफुली आपको जर्मन यूनिफिकेशन के याद होंगे। इटालियन यूनिफिकेशन, अब देखिए इटली जो है वो 7 भागों में, 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, ठीक है। उसमें आप देखोगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट था जिसको बोलते हैं हम सार्डिनिया पीडमोंट, इसका नाम आपने सुना होगा। सार्डिनिया पीडमोंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसको रूल करता था, इट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस, यानी इटली ही इसको रूल करता था, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इटली के अंदर 3 रीजन्स थे, कौन कौन से, एक नॉर्थ रीजन था जो था ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के अंदर, एक सेंट्रल रीजन था जो पोप रूल कर रहा था, एक सदर्न रीजन था जो बुर्बन किंग ऑफ स्पेन वो रूल करते थे। अब समझिए क्या हुआ। सबसे पहले गुइसेपी मैज़िनी ने यहाँ स्टार्ट किया यूनिफिकेशन का प्रोसेस, लेकिन बेसिक, और इसके लिए क्या करता है वो, इफ यू रिमेंबर मैंने आप बताया आपको थोड़ी देर पहले कि यूनिफिकेशन के लिए क्या कर रहा था वो, उसने स्टार्टिंग में यहाँ पर अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई थी उस मूवमेंट के टाइम पे। तो गुइसेपी मैज़िनी स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन बाय फॉर्मेशन ऑफ अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज, जैसे कि उसने बनाया था यंग इटली, आई टोल्ड यू, मरसाइल में, और उसने बनाया था यंग यूरोप इन बर्न। लेकिन इसके स्टेप्स उस वक्त किए गए थे, वो स्टेप्स अब यहां पर फेल हो जाते हैं, बट फेल टू मेक द इम्पैक्ट। क्लियर हो गया 3 पॉइंट। अब रिस्पॉन्स, जब गुइसेपी मैज़िनी फेल हो जाता है तो अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनिफिकेशन की, इट कम्स ऑन द किंग ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट, जिसका नाम होता है विक्टर इमैनुअल II। ये इसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। इमैनुअल II देखेंगे, ये यहाँ पर इमैनुअल II ये कमांड करता है चीफ मिनिस्टर कैवोर को। इमैनुअल II कुछ नहीं करेगा, इमैनुअल II सिर्फ राजा है, ही इज द किंग। भाई नाम तो किंग का ही आएगा ना, है ना। सार्डिनिया पीडमोंट के ऊपर जिम्मेदारी आई, तो सार्डिनिया पीडमोंट के ऊपर जिम्मेदारी आई तो किसके ऊपर आई, जिम्मेदारी कम्स ऑन दी किंग। जैसे अगर बोले इंडिया के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इंडिया के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी। सिमिलरली यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली कम्स ऑन द किंग सार्डिनिया पीडमोंट। ये विक्टर इमैनुअल ही सिंपली ऑर्डर्स कैवोर को ऑर्डर करता है, और कैवोर बहुत ही टैक्टफुली ऑस्ट्रिया को हैंडल करता है, और ऑस्ट्रिया से जो उनका नॉर्दर्न वाला इटली का हिस्सा होता है उसको छीन लेता है। और वहां पर मतलब ये करता है वो, कैवोर क्या करता है, टैक्टफुली फ्रांस के साथ एक पॉलिसी बनाता है और ऑस्ट्रिया के चुंगल से नॉर्दर्न इटली को निकाल देता है। नॉर्दर्न इटली का किस्सा खत्म हो गया।
अब सदर्न इटली में आइए तो गैरिबाल्डी था, ही स्टार्टेड सपोर्टिंग, मतलब उसको लोकल का सपोर्ट मिल गया, लोकल लोगों का, ही गॉट दी हेल्प फ्रॉम दी लोकल सपोर्ट एंड ही सक्सेसफुली डिफीटेड हु, द बूरबॉन किंग्स ऑफ स्पेन। इस तरह से यहाँ पर साउथ इटली का जो पोर्शन था वो भी यहाँ पर आज़ाद हो जाता है। अब नॉर्दर्न इटली आज़ाद हो गया कैवर की वजह से, सदर्न इटली आज़ाद हो गया गैरिबाल्डी की वजह से। अब बचा कौन सा? सेंट्रल में कौन था? पोप। तो पोप को लगा कि यार ऊपर का हिस्सा, हमारे नॉर्थ का हिस्सा जा चुका है, साउथ का जा चुका है, हम बीच में बचे हैं, सैंडविच हो जाएंगे एकदम से, तो इससे अच्छा ये है चुपचाप निकल लो पतली गली से। तो पोप अपने आप क्विट कर देता है और सेंट्रल यूरोप भी, सेंट्रल इटली भी जो है वो भी अपने आप हिस्सा बन जाता है। सेंट्रल पार्ट ऑल्सो केम अंडर इटली एज पोप गेव अप। सो 1861 में ये देखो विक्टर इमानुएल II प्रोक्लेम दी इटालियन किंग, ये बन जाता है राजा। तो आपको इसमें कई जगह आपको 1-1 मार्कर ही मिलेंगे, हर सेंटेंस में आपको 1 मार्कर मिल रहा है। इमानुएल II कमांड्स चीफ मिनिस्टर क्या पूछ सकता है, किसने कमांड किया था, 1-1 मार्कर आपको हर सेंटेंस में मिल ही रहा है। 5 मार्कर पूछा जाएगा तो मैंने आपको ये 8 पॉइंट दिए हैं, इनको आप, सॉरी 8 पॉइंट नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स, इन 8 पॉइंट को आप लिख दीजिएगा, ठीक है। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन देखिए जरा, अब हम लोग ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं, ज़्यादा बचा नहीं है। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन देखिए। अब ब्रिटेन, यू नो, ब्रिटेन 18th सेंचुरी के आसपास देखोगे, प्रायर टू 18th सेंचुरी कोई नेशन स्टेट नहीं था, कोई देश नहीं था ब्रिटेन। और लेकिन आप ब्रिटेन की अगर सोसाइटी देखोगे तो ब्रिटेन की सोसाइटी में इंग्लिश थे, वेल्श थे, इंग्लिश पीपल थे, वेल्श पीपल थे, स्कॉट थे, आयरिश थे, ये सब लोग थे। तो कल्चर अगर आप देखो ब्रिटेन का तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स था, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी कल्चर में। तो सवाल ये उठता है जब ब्रिटेन में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन थी तो हाउ वॉज इट पॉसिबल कि ब्रिटेन में भी यहाँ पर यूनिफिकेशन या फिर इस तरह का चीज़ें हो पाती। अब देखिए जर्मनी में और इटली में वहां पर यूनिफिकेशन करवाया गया फोर्सफुली, लेकिन ब्रिटेन का देखिए एक स्ट्रेंज केस है। वो स्ट्रेंज केस कैसे है देखिए, ब्रिटेन, मैंने आपको बताया कितने लोग थे, ओन कल्चर ट्रेडिशंस, भाई इंग्लिश भी रह रहा है, वेल्स भी थे, स्कॉटिश भी थे, आयरिश भी थे, इस वजह से वहाँ पर कल्चरली आप देखेंगे बहुत सारे उनके अपने अपने कल्चर के ट्रेडिशंस थे। तो बेसिकली हुआ क्या, इन कल्चर, इन ट्रेडिशंस की वजह से धीरे धीरे वो ग्रो करते गए इन वेल्थ, इन इंपॉर्टेंस, पावर, and they were able to extend the influence over their own other nations। वो अपने आप इस तरह से करते चले गए, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। हुआ क्या कि ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट था उस पे सेंटर था इंग्लैंड। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने पावर को सीज कर लिया फ्रॉम द मोनार्की इन 1688। मोनार्की से पावर सीज हो गई इन 1688 और फिर उसके बाद इंग्लिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था, मतलब पावर सीज कर लिया, ठीक है, ब्रिटेन का। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, दे मेड एन एक्ट ऑफ यूनियन 1707 एंड दिस वाज डन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। यहाँ पर ये एक्ट ऑफ यूनियन आया और इस एक्ट ऑफ यूनियन की वजह से आप देखेंगे स्कॉटलैंड जो है इट बिकेम द पार्ट ऑफ द, मतलब यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम हो जाता है ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ यूनियन की वजह से। तो आपसे 1 मार्कर पूछ सकता है कौन सा एक्ट था, एक्ट ऑफ यूनियन हो गया। उससे क्या हुआ, उससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हो गया। एक्ट ऑफ यूनियन समझ रहे हो, यूनाइटेड होना। एक्ट एक ऐसा लॉ बनाया जिससे यूनिटी आ गई। ये लॉ बना था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, इनको ज्वाइन करके यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सिंपली इस तरह से ये यूनिटी आ जाती है। तो यूनिफिकेशन यहाँ कैसे होता है, यहाँ यूनिफिकेशन हुआ सिंपली बिकॉज ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ द एक्ट। तो आप देखोगे यहाँ पर हुआ क्या, इस यूनिफिकेशन से इंग्लैंड ने अपने आप को इम्पोज कर दिया था, अपना इन्फ्लुएंस इम्पोज किया स्कॉटलैंड पे। और अगर स्कॉटलैंड पे अपना इन्फ्लुएंस इंग्लैंड ने अगर इम्पोज किया तो इसका मतलब ये था कि स्कॉटलैंड का जो कल्चर है, स्कॉटलैंड के जो ट्रेडिशंस हैं, उनको सप्रेस किया जाएगा, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट हुआ क्या कि स्कॉटलैंड को यहाँ पर सप्रेस किया गया, ना ही उनको उनकी लैंग्वेज बोलने दिया जाता था, वो गेलिक लैंग्वेज भी नहीं बोल सकते थे, ना ही वो अपनी नेशनल ड्रेस पहन सकते थे स्कॉटलैंड वाले। समझ रहे हो आप बात को, ये उनका यहाँ पर सप्रेशन हुआ था। इस तरह से स्कॉटलैंड का सप्रेशन तो हुआ, लेकिन यहाँ पर स्कॉटलैंड जो है वो इंग्लैंड में मिल गया और फाइनली यूनाइटेड किंगडम का यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है। आयरलैंड की बात करेंगे तो आयरलैंड की सोसाइटी में 2 तरीके के लोग थे, एक थे कैथलिक्स, एक थे प्रोटेस्टेंट्स। ये भी क्वेश्चन है, देखिए स्टोरी ऑफ आयरलैंड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। स्टोरी ऑफ आयरलैंड क्या थी, तो आयरलैंड में कैसे होता है यूनिफिकेशन, देखिए स्टोरी ऑफ आयरलैंड ये थी कि सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक तरफ कैथलिक्स थे, एक तरफ प्रोटेस्टेंट्स थे। अब ये कैथलिक प्रोटेस्टेंट्स क्या होते हैं, क्रिश्चियंस में 2 तरह के सेक्ट्स हैं, 2 तरह के लोग हैं, दे आर कैथलिक्स एंड दे आर प्रोटेस्टेंट्स। तो यहाँ पर भी यही था, कैथलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट्स थे। अब जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनको सपोर्ट मिला हुआ था यहाँ पर किसका, यहाँ सपोर्ट मिला था उनको अंग्रेजों का, इंग्लिश का सपोर्ट था। और चूंकि अंग्रेजों का सपोर्ट था, बिकॉज ऑफ दैट दे वेर डूइंग व्हाट, दे वेर डोमिनेटिंग, दे वेर एस्टैब्लिशिंग द डोमिनेंस ओवर द कैथलिक्स।
कैथलिक्स को सप्रेस कर रहे थे। जब कैथलिक्स को सप्रेस करोगे तो कैथलिक क्या चुप बैठेगा? नहीं, कैथलिक्स ने क्या किया? कैथलिक्स ने रिवोल्ट कर दिया। कैथलिक्स रिवोल्टेड, लेकिन इनका रिवोल्ट जो है वो सप्रेस हो गया और रिवोल्ट फेल हो गया। ये रिवोल्ट किया था वुल्फ टोन ने, ठीक है। तो ये रिवोल्ट यहाँ फेल हो गया और इस तरह से आप देखोगे कि आयरलैंड जो है इस रिवोल्ट के बाद क्योंकि फेल हो गया रिवोल्ट, तो ये जो उन्होंने ट्राई किया था कि हम इंग्लैंड के अंदर नहीं जाएंगे, तो बेसिकली इंग्लैंड भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो गया यूनाइटेड किंगडम के अंदर इन 1807। तो अब यूनाइटेड किंगडम के अंदर आपका ब्रिटेन था ही, अब यहाँ पर स्कॉटलैंड भी था और यहाँ पर अब आयरलैंड भी था। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं सिंबल्स। जब ये इस तरह का सिंबल, अब ये इस तरह की कंट्री बन गया था, जब ये इस तरह का सीन हो गया कि इंग्लैंड जो है बेसिकली वो मिल हो गया, यूनाइटेड किंगडम्स जो है वो बन गया था इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड में, तो कुछ नए सिंबल सामने आते हैं। क्या क्या नए सिंबल्स थे? 1 मार्कर ने पूछ सकता है, 2 मार्कर ने पूछ सकता है। क्या क्या सिंबल थे? ब्लैक फ्लैग हो गया, यूनियन जैक। ब्लैक फ्लैग का मतलब उनके यहाँ क्या था? ब्लैक फ्लैग, उसका सिंबल क्या था? यूनियन जैक। नेशनल एंथम क्या था उनका? गॉड सेव आवर नोबल किंग, दिस वाज द नेशनल एंथम ऑफ, ठीक है, नेशनल एंथम ऑफ ब्रिटेन। और फिर उनकी इंग्लिश लैंग्वेज भी सामने आती है। तो ये कुछ नए सिंबल्स थे। जब ब्रिटेन का यूनिफिकेशन होता है तब वो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो बेसिकली अगर आपसे ब्रिटेन का यूनिफिकेशन पूछे तो ये सिंबल्स बताइएगा, कैथलिक्स के रिवोल्ट के बारे में बताइएगा कि आयरलैंड की स्टोरी क्या थी, और आप ये बता दीजिएगा कि यहाँ पर एक्ट ऑफ यूनियन से स्कॉटलैंड कैसे अंदर आया। तो बेसिकली आपको बताना क्या है ब्रिटेन के यूनिफिकेशन में? एक तो ये कि स्कॉटलैंड कैसे अंदर आया, एक तो ये बता दीजिएगा सिंपल भाषा में, एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू आया है कि नहीं, एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू। और आपसे आयरलैंड पूछे तो आयरलैंड का बताइएगा कि वहाँ रिवोल्ट हुआ था, वो रिवोल्ट सप्रेस हो गया था और फिर आयरलैंड भी अंदर आ गया था ब्रिटेन के। और थर्ड चीज़ है उनके सिंबल्स के बारे में। इन 3 पॉइंट को लिखकर आप चाहे तो 5 मार्कर में आ जाए तो इनको आप 5 पॉइंट में ब्रेक कर दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है आई होप? ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या सीन समझ में आ रहा है। क्या हुआ कि सिंबल्स पार्ट नंबर 5, अब यहां पर विजुअलाइजिंग अ नेशन की बात आती है कि ये छोटा सा पार्ट है, इसमें ज़्यादा है नहीं। नेशन को विजुअलाइज करने लगे थे, एक पर्सोनिफिकेशन करने लगे थे, नेशन का पर्सोनिफिकेशन स्टार्ट हो गया था कि पर्सोनिफिकेशन मतलब नेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे जैसे नेशन कोई आदमी हो, जैसे नेशन एक कोई व्यक्ति हो, रिप्रेजेंटिंग नेशन एज इफ इट वेर अ पर्सन, ऐसा नेशन को रिप्रेजेंट करने लगे। तो जो आर्टिस्ट थे 18th और 19th सेंचुरी में, वो बेसिकली नेशन को एक फीमेल फिगर के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट करने लग गए थे। इसी फीमेल फिगर के थ्रू जब वो पोर्ट्रे करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं एलिगोरी। आपसे पूछ सकता है 1 मार्कर में व्हाट इज एलिगोरी। तो बेसिकली एलिगोरी मतलब जब कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, किसी एक चीज को हम अगर रिफर करते हैं कोई एक स्टैच्यू के अगेंस्ट के थ्रू या कोई फिगर के थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं एलिगोरी। फिर सुन लीजिए, एलिगोरी क्या हुआ? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के थ्रू अगर हम किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कोई एक फिगर के थ्रू, उसको बोलेंगे एलिगोरी। जैसे एग्जांपल मार्कर है, अब अगर मार्कर को मुझे रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए मार्कर के लिए मैं कुछ ऐसा डिजाइन बना दूं स्टार का, तो अगर स्टार बना दिया तो अगर कहीं स्टार दिख रहा है तो स्टार मार्कर हो जाएगा, स्टार का मतलब हो जाएगा मार्कर। इसी तरीके से कुछ कुछ फीमेल फिगर्स होते थे, उन फीमेल फिगर्स को अगर हम बना देते थे, कहीं दिख जाता था, तो उसका मतलब कोई ना कोई नेशन से होता था। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एलिगोरी। एलिगोरी में वो पर्टिकुलर जो फिगर बनाई जा रही है फीमेल फिगर, वो कोई भी रियल फिगर नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कोई वो रियल लेडी हो, कोई रियल फीमेल हो, ऐसा नहीं होता था। इट वॉज सिंपली एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट मतलब खाली मेंटल कंस्ट्रक्शन, आपके दिमाग में एक इमेज आप बना लेते हो, ऐसा कोई रियल में वो लेडी वो फीमेल एग्जिस्ट नहीं करती है। सिंपली एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, मेंटल कंस्ट्रक्शन है, अपने आप सोच लिया अच्छा एक ऐसी कोई लेडी होगी, कोई फीमेल होगी, इसको बोलते हैं हम लोग एलिगोरी। ठीक है, नॉट रियल। तो आप देखिए एलिगोरी का डेफिनेशन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन इन कॉन्क्रीट फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज एलिगोरी। तो जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अगर जस्टिस को यहाँ रिफर करना होता था, जस्टिस, तो जस्टिस को कैसे रिफर करते थे आपको पता ही है, ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल। आपको देखा होगा तराजू में एक और लेडी खड़ी होती है, उसकी आंख पे काली पट्टी बंधी होती है, वो तराजू ऐसे पकड़ी होती है कि नहीं? तो वो क्या रेफर करता है? अगर कहीं आप देख लेते हो ना, ऐसे कहीं अगर लेडी खड़ी है, आंख पे पट्टी बंधी है ब्लैक कलर की और वो तराजू पकड़े है, तो उसका मतलब क्या होता है?
उसका मतलब हो जाएगा जस्टिस से। लिबर्टी कैसे डिफाइन करी जाती थी उस वक्त? रेड कैप अगर देख लो तो रेड कैप का मतलब होता था लिबर्टी। अगर आप ब्रोकन चेन देख लो तो ब्रोकन चेन देखिए क्या दिखा रहा है, ब्रोकन चेन, बंधी चेन नहीं है, बंधी मतलब लिबर्टी नहीं होगी, ब्रोकन चेन है, चेन टूटी है, इसका मतलब लिबर्टी है। सिमिलरली एक टाइम बाद नेशन को भी एक फीमेल फिगर से डिनोट करने लगे थे, जैसे कि फ्रांस को डिनोट करते थे मैरियाने से। मैरियाने बेसिकली आप देखोगे ये एक आइडिया रिफ्लेक्ट करता था स्टेटस यूनिटी का, मतलब अगर कोई मैरियाने को देख लेता था तो उसका आइडिया होता था कि ये सिंबल ऑफ यूनिटी है, हमारे देश को ये यूनिटी डिफाइन करता है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी वॉज रिप्रेजेंटेड बाय जर्मेनिया। जर्मेनिया या वन मार्कर में आएगा, वन मार्कर में जर्मेनिया, मैरियाने, इन दोनों का मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। देखिए ये है मरियाने, आप देख सकते हैं। मतलब अगर इस तरह का स्टैच्यू कहीं दिख जाता था लगा हुआ तो इसका मतलब ये होता था कि ये फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। आप समझ जाएंगे ये फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको इस तरह का अगर कहीं अगर मिलता था स्टैच्यू तो इसका मतलब होता था कि ये जर्मनी को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। अब आप इसको देखिए कि अगर गौर से तो यहाँ पर कई सारे आपको डिजाइन देखने को मिल रहे हैं। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये ओक लीव्स यहाँ पर पहने हुए हैं, ओक लीव्स है कि नहीं, इसका अलग मतलब है। ये देखिए यहाँ स्वार्ड लिए हुए हैं, ये स्वार्ड पकड़े हुए हैं यहाँ पर, देखिए है कि नहीं, ये स्वार्ड पकड़े हुए हैं, इसका अलग मतलब होता है। उस स्वार्ड पे आपको पत्तियां दिख रही हैं, लीव्स, उसका अलग मतलब है। ये आपको चेस्ट पे एक आपको प्लेट दिख रही है, ईगल प्लेट, है ना, ईगल प्लेट, इसका अलग मतलब है। तो इन सब के मतलब क्या क्या होते हैं जरा वो देख लेते हैं। देखिए जरा, अब यहां पर मैंने ऑलरेडी देखिए क्या लगा रहा है, ब्रोकन चेन्स हो गया, ब्रोकन चेन में बता दिया आपको बीइंग फ्रीड, लिबर्टी से मतलब था इसका। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, अभी मैंने आपको दिखाया जर्मेनिया पे, ये ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, ये ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, जर्मनी की स्ट्रेंथ को डिनोट करता है वो ब्रेस्ट प्लेट। ओक लीव्स दिखाई मैंने जो उस जर्मेनिया के सर पे थी, उसका मतलब है हीरोइज्म। स्वार्ड जो पकड़ी, तलवार जो पकड़ी थी, इसका मतलब है रेडीनेस टू फाइट, हमेशा तैयार है लड़ने के लिए। जो ऑलिव ब्रांच थी स्वार्ड के अराउंड, ऑलिव ब्रांच अराउंड दी स्वार्ड, ये जो ऑलिव और ये अराउंड दी स्वार्ड जो आपको ऑलिव ब्रांचेस दिख रही हैं, ये लीव्स दिख रही हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी हम समझौता करने के लिए हमेशा तैयार हैं। फिर देखिए मैंने आपको बताया ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, तो ये तो एक फ्लैग हो गया था, ये बताया ना फ्लैग, तो ये एक फ्लैग का कलर था। और रेज ऑफ राइजिंग सन आ रही है, इसका मतलब बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। इन सब चीजों को इस तरह से डिनोट किया जाता था, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिगोरी, ठीक है। पार्ट 6, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने देश के लिए प्यार होना, ठीक है। नेशनलिज्म, मेरे अंदर अपने देश के लिए प्यार है, आई एम अ नेशनलिस्ट, नेशनलिज्म है मेरे अंदर। लेकिन अपने देश को प्यार करते करते अगर मैं टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना चाहूं कि भैया आज मैं इंडिया में यहां तक हूं, कल मैं कब्जा लूं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान सब कब्जा लूं, तो ये हो जाएगा इंपीरियलिज्म। मतलब नेशनलिज्म तो है, मैं अपने देश से प्यार तो कर रहा हूं, लेकिन अपने देश को एक्सपैंड करने के चक्कर में मैं दूसरों पे कब्जा कर लूं, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंपीरियलिज्म। तो यहां पर यही हो रहा था। देखिए कि 19वीं सेंचुरी के एंड होते होते आप देखेंगे कि नेशनलिज्म का सिर्फ कैरेक्टर एक डेमोक्रेटिक और लिबरल प्रिंसिपल्स पे नहीं रह गया था। अब यहां पर क्या हो रहा था कि नेशनलिस्ट जो थे वो ज्यादा इनटॉलरेंट हो गए थे, अब वो बिल्कुल भी यहां पर बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर रहे थे, एंड दे वर रेडी कि वो कभी भी लड़ाई लड़ने को तैयार थे, दे वर रेडी टू गो फॉर दी वॉर। तो यूरोपियन पावर्स मैनिपुलेटेड दी एस्पिरेशंस ऑफ नेशनलिस्ट इन यूरोप टू अचीव दी इंपीरियलिस्ट एम। मतलब क्या हुआ कि जब यूरोप ने देखा कि यार ये लोग तो क्या कर रहे हैं, ये लोग लड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, इनको आपस में लड़वा देते हैं। इनको कहते हैं कि नेशनलिज्म को हम लोग इंपीरियलिज्म से कन्वर्ट कर देते हैं। ये लोग नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं ना, नेशनलिज्म वांट टू गो फॉर वॉर, हमेशा तैयार है अपने देश के लिए। तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, इसका यूरोपियन पावर्स ने मैनिपुलेट किया अपने एस्पिरेशंस को, कि उन्होंने कहा कि हम नेशनलिज्म चाहते हैं, और उससे वो इंपीरियलिज्म चाह रहे थे। मतलब अब वो अपने देश में ही कह रहे थे कि चलो, ब्रिटेन वाले क्या कह रहे थे, ब्रिटेन में कह रहे थे लोग कि भैया हम अपने देश से प्यार करते हैं, तो लोग कह रहे थे हाँ प्यार करते हैं। अब उन्होंने कहा हम इंडिया को कब्जा करेंगे क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं, तो लोगों ने कहा अच्छा ये भी हो सकता है क्या? तो बोले हाँ हो सकता है भाई, नेशनलिज्म तो है, हम अपने देश से प्यार कर रहे हैं, अपने देश को बढ़ाना चाहते हैं, तो बुरा क्या है इसमें? तो अंग्रेजों ने कहा कि हाँ बात तो सही है। तो ये हो गया इंपीरियलिज्म। इस तरह से अंग्रेज भारत आ गए। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भारत में अंग्रेज आए थे
वो इंपीरियलिस्ट पॉलिसी से आए थे, इंपीरियलिज्म से आ गए थे, और इसी वजह से जो भारत में उनके खिलाफ मूवमेंट शुरू हुआ उसको हम लोग बोलते हैं एंटी इंपीरियलिज्म मूवमेंट, और वही हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल भी बोल सकते हैं। तो वही फ्रीडम स्ट्रगल कहलाता है, वही एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट भी कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर यही हुआ। और आप देखोगे इंपीरियलिज्म का सबसे बड़ा विक्टिम कौन था? बाल्कन्स थे। बाल्कन, यू नो, बाल्कन वाज अंडर द ऑटोमन एम्पायर, और बाल्कन मतलब कौन कौन से कंट्री? लाइक रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोशिया, अल्बेनिया, ग्रीस, हर्जेगोविना, ऑल दीज कंट्रीज आप देखोगे दे वर द पार्ट ऑफ द बाल्कन्स। लेकिन ऑटोमन एम्पायर यहां पर डिसइंटीग्रेट करना शुरू हो जाता है। कैसे? ऑटोमन एम्पायर के अंदर बाल्कन्स थे, तो बेसिकली यहां पर इनके अंदर क्या हुआ, बाल्कन्स के अंदर भी वो रोमांटिक नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी। भाई है ना, भाई नेशनलिज्म की फीलिंग भाई हर जगह आई, जर्मनी में आई, इटली में आई, स्कॉटलैंड में, हर जगह आई। तो अब ये बाल्कन्स के अंदर भी आई। बाल्कन्स भी तैयार है लड़ने को, बाल्कन्स करें हमको भी आज़ादी चाहिए, बहुत हो गया सम्मान, हमको तो आज़ादी चाहिए, हम बिल्कुल आज़ाद रहेंगे। तो यहाँ पर अब ये बाल्कन्स जब लड़ने लग गए तो ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे, और ऑटोमन एम्पायर उस वक्त यहाँ पर डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट हो गया। ऑटोमन एम्पायर स्टार्टेड टू डिसइंटीग्रेट, और जब ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है तो बाल्कन स्टेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगते हैं, और जब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं तो एक बाल्कन कंट्री दूसरे बाल्कन कंट्री से लड़ना स्टार्ट कर देता है। दिस रीजन बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, और फिर उसके बाद बाल्कन स्टेट्स जो है वो एक दूसरे से जेलस हो जाते हैं, बिकॉज वो अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रहा है। अब ग्रीस, दे वांटेड टू एक्सपैंड, अल्बेनिया, हर्जेगोविना, ये सब एक्सपैंड करना चाहते हैं, और जब ये एक्सपैंड करना चाहते हैं तो मतलब दे वांट पॉलिटिकल एक्सपेंशन एंड दे वांट इकोनॉमिक एक्सपेंशन। इस चीज़ का एडवांटेज यूरोप ने लिया। यूरोप ने देखा कि यार ये बाल्कन्स वाले सब आपस में लड़ रहे हैं, सब तो आपस में बैठे हुए लड़ाई लड़ रहे हैं, एक काम करो फायदा लेते हैं। तो जब दो लोग लड़ रहे होते हैं तो दो लोगों की लड़ाई में हमेशा तीसरे वाले को फायदा मिलता है, और यहाँ जब बाल्कन्स आपस में लड़ रहे थे उसका फायदा यहाँ यूरोप ने उठाया, और यूरोप ने इसका एडवांटेज लिया, और कंट्रीज लाइक रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब बाल्कन्स में आ गए। अब बाल्कन्स क्यों बाल्कन्स? बिकॉज बाल्कन इज एन एरिया जो बहुत ज्यादा रिसोर्स में रिच था, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है बाल्कन में, रिसोर्स। अब रिसोर्स की लड़ाई के लिए यूरोपियन कंट्रीज, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सब कंट्री कूद गए बाल्कन को कंट्रोल करने के लिए, कि बाल्कन में कब्जा कौन करेगा। समझ रहे हो आप बात को? बाल्कन्स पे कब्जा करने के लिए ये लोग कूद गए, और जब ये लोग बाल्कन्स पे लड़ाई लड़ने लगते हैं तो यहीं से लड़ाई स्टार्ट होती है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है यहाँ से 1914। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये क्यों हुई? बिकॉज नेशनलिज्म कंबाइन हो गया था अब इंपीरियलिज्म के साथ। अपने देश से प्यार तो था ही था, अपने देश से प्यार को, अपने देश को एक्सपैंड करने के लिए इंपीरियलिस्ट पॉलिसी लाई गई, और ये एक डिजास्टर हो जाता है। 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। सो बट द अदर कंट्रीज ट्राई इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स, जैसे कि इंडिया कॉलोनाइज हो गया था इन 19th सेंचुरी, बिगैन टू इम्पोज इंपीरियल डोमिनेशन। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आप देखोगे, एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट स्टार्टेड। जैसे एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट अगर जैसे ब्रिटिश इंडिया में आके बैठ गया, तो ब्रिटिश क्या कर रहा था? ब्रिटिश इंपीरियलिज्म पॉलिसी लेके आया था। इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म था उनके अंदर, अपने देश से प्यार कर रहे हैं ब्रिटेन से, लेकिन इंपीरियलिज्म क्या था? अपने आप को एक्सपैंड भी कर रहे हैं दूसरे देशों में। दूसरे देशों में एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा? दूसरे देशों को कब्जा कर लोगे, तो दूसरा देश तो रिवोल्ट करेगा ना। इंडिया पे कब्जा किया, इंडिया ने रिवोल्ट किया, आप इंपीरियलिज्म लेके आए थे, इंडिया ने एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, और ये एग्जाम्पल है इंडिया का। दे बिकेम नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑल्सो, वही हमारी फ्रीडम स्ट्रगल हो गई थी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। पूरा चैप्टर हमारा खत्म हुआ वन शॉट। ठीक है, इसलिए मैं इसको लिख के लाया था ताकि इसको हम वाइंड अप कर सकें। 1 घंटे 32 मिनट हुए हैं, 1 घंटे 33-34 मिनट में हमने इसको वाइंड अप किया है। बट ट्रस्ट मी, एक एक चीज एनसीईआरटी की कवर्ड है, कुछ भी यहां उड़ाया नहीं गया है। पन्ने पलटिएगा, कुछ भी छूटा दिख जाए मुझे बता दीजिएगा, मैं कवर करा दूंगा उसको। बट टेल मी कुछ ऐसी सॉलिडिफाइड इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर जरूरी हो और छूट गई हो, वरना हर एक एक पेज, एक एक पैराग्राफ मैंने कवर कराया है। दैट इज वाई मुझे 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा भी लगा है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग इसको आप फॉलो करिए, आप लोग को पूरा टाइम मिलेगा, इसको आप कवर अप करिए। आई विल गिव यू टाइम। अब आपके पास अगला वन शॉट कुछ टाइम बाद आएगा, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और बीच में आपको मैं अगला लेक्चर मैप्स पे देने वाला। ठीक है, चलिए, तो पंकज सर की स्टाइल में आज मैं बोलूंगा आप लोगों से। आप लोग पंकज सर को जानते ही होंगे, सीनियर फैकल्टी हमारी। तब तक के लिए ओके बाय। चलिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बच्चों, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।